द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, अध्याय 21। कल रात लिन फैन कुछ शर्मनाक काम करने के बाद मन ही मन थोड़ा उदास था, लेकिन ये बस कुछ ही देर के लिए था। घर से बाहर निकलते ही लिन फैन की आत्मा शांत हो गई थी। हालांकि अब बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों को छोड़कर, जो कुछ हद तक उल्लेखनीय हैं, बाकी लोग वास्तव में कुछ खास नहीं हैं। लेकिन मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस ही है। भले ही वे अमर राक्षसी शरीर को ज्यादा अनुभव न दे पाएं, लेकिन बंदर आड़ू चुराता है का अनुभव निश्चित रूप से ठोस है। जब लिन फैन भोजन कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसकी चमकीली आंखें इधर उधर घूम रही थीं, सोच रही थीं कि आज उसका क्या सामना होगा। वह सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ओह, इस समय लिन फैन ने आगे फिर से कुछ घटित होते देखा। उसका दिल तुरंत खुशी से भर गया। अनुभव के बच्चे उसकी ओर हाथ हिला रहे थे। लिन फैन ने अपनी गति तेज की और चिल्लाया, दो बड़े भाई, झगड़ा मत करो। छोटा भाई तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ है। जब बहस कर रहे दोनों शिष्यों ने लिन फैन की बातें सुनी तो उन्होंने इधर उधर देखा और तुरंत डर के मारे उनकी आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई। भागो, ये वही आदमी है। हाल ही में कई बड़े भाई और छोटे भाई इसके हाथों पीड़ित हुए हैं। जो दोनों लाल चेहरे के साथ बहस कर रहे थे, उन्होंने तुरंत बिछड़े हुए दोस्तों की तरह व्यवहार किया, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखा और फिर तेजी से पीछे हट गए। उन्होंने लिन फैन के पीछे से चिल्लाने का इंतजार भी नहीं किया और दौड़ पड़े। क्या बकवास है। लिन फैन अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आखिर हो क्या रहा है। लिन फैन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। इस स्थिति ने उसे थोड़ा अचंभित कर दिया। हालांकि लिन फैन का दिल बहुत मजबूत था, एक अस्थायी झटका उसके कदमों को रोक नहीं सका। इसके बाद लिन फैन आगे बढ़ता रहा, मौके की तलाश में। लिन फैन के लिए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का निवास स्थान हालांकि आमतौर पर सौहार्दपूर्ण था, फिर भी अक्सर बहस और झगड़े होते रहते थे। इसलिए लिन फैन को इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। इस समय लिन फैन की आंखें चमक उठीं और वह फिर आगे बढ़ा। लेकिन इस बार लिन फैन ज्यादा होशियार था। वह सीधे उन दोनों के सामने गया और पूछताछ की। हालांकि लिन फैन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो काफी परेशान करने वाला था। जैसे ही दोनों ने लिन फैन को देखा, उनके हाव भाव तुरंत बदल गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आड़ू चुराने वाला पागल, शिष्य ने अचानक कहा। फिर उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। किसी और बात की परवाह किए बिना वह तुरंत भाग गया। लिन फैन, जो पहले काफी उत्सुक था, ने भी यह वाक्य सुनकर अपना हाव भाव बदल दिया और कुछ अविश्वास से भर गया। आड़ू चुराने वाला पागल, क्या यह आदमी अपने बारे में बात कर रहा था? लिन फैन का दिल खुशी से भर गया। वह बाहरी संप्रदाय में कब से था? उसका तो पहले से ही ऐसा ही उपनाम था, आड़ू चुराने वाला पागल। बुरा नहीं, बुरा नहीं। लेकिन जब लिन फैन ने दूसरे पक्ष को पुकारने के लिए मुंह खोला तो दूसरे पक्ष के लोग ऐसे भाग गए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लिन फैन थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। क्या बाहरी संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा सचमुच ऐसी हो गई थी? यह अवैज्ञानिक है, सचमुच अवैज्ञानिक। अल्पविराम। एक दिन बाद लिन फैन का पहले से उत्साही हृदय अब पूरी तरह से असहाय हो गया था। अब जब बाहरी संप्रदाय के शिष्य उसे देखते तो ऐसा व्यवहार करते मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और उसे देखते ही तुरंत पीछे हट जाते। और दूसरे शिष्य उसे देखकर पहले से ही शांत भाव और भी सतर्क हो गए, मानो उन्हें डर हो कि वह उनके आड़ू चुरा ले जाएगा। लिन फैन ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसने जो तरकीबें सोची थीं, वे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर काम नहीं करेंगी। भविष्य में उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। इस समय लिन फैन को बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों का ख्याल आया। ऐसा लग रहा था कि जब उसके पास समय होगा तो उसे उनकी जांच करनी होगी। अगर बाहरी संप्रदाय के इन 10 उत्कृष्ट शिष्यों की साधना बहुत ऊंची थी और अमर राक्षसी शरीर उसे संभाल नहीं पाता तो उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर वह उन्हें हरा भी देता तो यह निश्चित रूप से उपहास का दौर होता। अल्पविराम। शाम। लिन फैन रहस्यमय तरीके से अपने दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर लोग कम थे और संप्रदाय के सभी शिष्य सो रहे थे और आराम कर रहे थे। तभी लिन फैन को बाहर आकर अपनी कला निर्माण यात्रा शुरू करने का अवसर मिला। दिन के दौरान लिन फैन ने एक प्रश्न पर विचार किया था, शायद ये द्वितीयक व्यवसाय उपव्यवसाय समतुल्य विनिमय का एक रूप था। आखिर कोई ईंट से दिव्य कलाकृति तीक्ष्ण हथियार कैसे बना सकता है? इसलिए लिन फैन ने कल प्रयोग करने की योजना बनाई और आज रात वह इन ईंटों का इस्तेमाल करके अपना स्तर ऊपर करेगा। उसका शिल्पकार रैंक पहले से ही 7वें स्थान पर था। अगर वह आज रात थोड़ी और मेहनत करे तो शायद वह 8वें स्थान पर पहुंच सकता है। लिन फैन एक अनजान शिष्य के घर पहुंचा और यह सुनिश्चित किया कि आज रात वह सिर्फ परिधि की दीवारें ही तोड़ेगा, घरों को नहीं। डिंग। टूटी हुई ईंट बनाने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। डिंग। सड़ी हुई मिट्टी के ढेर बनाने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1।
अल्पविराम। अनुभव धीरे धीरे बढ़ता गया और सामग्री अभी भी ईंटें और सड़ी हुई मिट्टी ही थी। लेकिन लिन फैन अब निश्चिंत हो गया था। शायद ये सच था जैसा उसने सोचा था, बेकार चीज़ों से वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं बनाया जा सकता। रात खूबसूरत थी और आसपास का माहौल शांत था। लिन फैन इस समय एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह था जो लगातार काम कर रहा था। लिन फैन एक के बाद एक ईंटें भट्टी में डाल रहा था। यहाँ की दीवार हट जाने के बाद लिन फैन किसी दूसरी जगह चला जाएगा। डिंग, क्षतिग्रस्त ईंट बनाने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। डिंग, क्षतिग्रस्त ईंट बनाने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। अल्पविराम। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे साफ होता गया, लिन फैन ने अपनी हरकतें रोक दी और चुपचाप पीछे हटने की तैयारी करने लगा। आज रात उसकी गति अच्छी थी, उसने 4 दीवारें तोड़ दी थीं। उसका शिल्पकार रैंक भी 9वें रैंक पर पहुंच गया था और वह ऊपर पहुंचने से बस कुछ ही दूरी पर था। जाते हुए लिन फैन ने लापरवाही से आखिरी ईंट उठा ली। उसने आज के लिए यहीं इसे खत्म करने की योजना बनाई। हालांकि उपपेशा कोई महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। लिन फैन पहले भी खेल खेल चुका था और समझता था कि ये उपपेशे सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। अगर कोई सबसे मजबूत स्तर तक पहुंच सकता है तो वह ऐसा कुछ होगा जो तुरंत पूरे क्षेत्र पर हावी हो सकता है। लिन फैन ने ज्यादा ध्यान न देते हुए आखिरी ईंट भट्टी में फेंक दी और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि यह निश्चित रूप से एक और क्षतिग्रस्त ईंट होगी। डिंग, सर्वोच्च दिव्य कलाकृति 9-5 बड़ी लाल ईंट बनाने के लिए बधाई। डिंग, सर्वोच्च दिव्य कलाकृति शिल्पकार रैंक जोड़ 1 बनाने के लिए बधाई। डिंग, शिल्पकार रैंक 10 से कारीगर मास्टर बनने के लिए बधाई। डिंग, सर्वोच्च दिव्य कलाकृति गढ़ने के लिए बधाई, चरित्र अनुभव जोड़ 8 मिलियन। डिंग, चरित्र संग्रहण स्थान अनलॉक करने के लिए बधाई। अल्पविराम। लिन फैन, जो पहले जाने ही वाला था, इन सूचनाओं की आवाज़ें सुनकर एकदम से ठिठक गया। हे भगवान, एक लाल वस्तु गिरी। लिन फैन अविश्वास से ये सब सुन रहा था, मानो वह सपना देख रहा हो। उसने ईंटों की बात पूरी तरह छोड़ दी थी। आखिरकार मिट्टी के टुकड़े से हीरा तो नहीं गढ़ा जा सकता, वे दोनों एक ही श्रेणी के नहीं थे। लेकिन अब लिन फैन सचमुच बहुत उत्साहित था। इतने दिनों बाद उसने अनगिनत ईंटें नष्ट कर दी थीं और जिस क्षण वह वापस जाने वाला था, एक दिव्य कलाकृति सचमुच प्रकट हुई। ये कैसी कल्पना थी? ये तो आंखों वाला स्वर्ग था। लिन फैन ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, अपने मन के उत्साह को दबाते हुए भाग गया। चाहे कुछ भी हो, उसे वापस जाकर धीरे धीरे जांच करनी ही थी। अगर उसे यहाँ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने देख लिया तो वह खुद को समझा नहीं पाएगा। अपने कमरे में वापस आकर लिन फैन ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और उत्साह से बिस्तर पर लेट गया। शिल्पकार रैंक 10 एक चरण था और अब उसे कारीगर मास्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। साथ ही उसे 80 लाख अनुभव भी दिए गए थे। दिव्य कलाकृति गढ़ने से मिलने वाला अनुभव उस सर्वोच्च गोली को लेने से मिलने वाले अनुभव से भी कहीं ज्यादा था, जिससे लिन फैन को अविश्वसनीय रूप से अविश्वास हुआ। अगर उसके पास और 10 लाख का अनुभव होता तो वह अर्जित लोक में प्रवेश कर पाता। एक बार अर्जित लोक में प्रवेश करने के बाद वह वास्तव में साधना के मार्ग पर चल पड़ता। अर्जित लोक के बाद वे सभी चीजें जो पहले असंभव समझी जाती थीं, संभव हो जातीं। और लिन फैन की राय में ये पात्र भंडारण स्थान किसी खेल में इन्वेंट्री की तरह होना चाहिए, जहां वस्तुएं संग्रहित की जा सकें। लिन फैन की नज़र में ये सभी अच्छी चीजें थीं। फिर लिन फैन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और सर्वोच्च दिव्य कलाकृति का ध्यानपूर्वक और गंभीरता से निरीक्षण करने लगा। 9 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 9-5 बड़ी लाल ईंट। इसका मुख्य उद्देश्य घर बनाने के लिए कच्चा माल है। पद, दिव्य कलाकृति, कार्य, ईंट हाथ में होने पर दुनिया मेरी है। ये सभी रक्षात्मक क्षमताओं को नज़रअंदाज कर देती है। सिर पर एक ईंट लगने से 1 मिनट के लिए 100% चक्कर आ जाएगा। इसे लगातार सिर पर लगाया जा सकता है, शरीर के अन्य अंग अप्रभावी हैं। वर्णन, यह एक दिव्य कलाकृति है जो समतुल्य गढ़ाई के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और इसे गढ़ना असंभव होना चाहिए। इस समय लिन फैन उत्साह से हतप्रभ था। हालांकि ये दिव्य कलाकृति बिल्कुल उच्च स्तरीय नहीं थी, लेकिन इसकी कार्यक्षमता बहुत शक्तिशाली थी। माथे पर सिर्फ एक तमाचा लगने से 100% चक्कर आ जाएगा और इसे लगातार लगाया जा सकता था। इसका मतलब था कि अब से कोई भी बदकिस्मत आत्मा जिसके सिर पर ईंट लग जाए, वह तब तक नहीं जागेगी जब तक वह रुक न जाए। खासकर इसके रक्षा अनदेखी वाले विशेष प्रभाव के साथ, दुनिया का सबसे भयानक व्यक्ति भी, अगर वे उसके सामने आए, तो वे इस मालिक की दया पर निर्भर रहेंगे, बशर्ते वह उनके सिर पर एक ईंट भी मारे। शक्तिशाली, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली कि लिन फैन लगभग पेशाब ही कर बैठा। लिन फैन बहुत जिज्ञासु व्यक्ति था। उसे इस ईंट की शक्ति का व्यक्तिगत अनुभव करना था और देखना था कि क्या ये वास्तव में अपने वर्णित कार्य के अनुसार सुरक्षा की उपेक्षा करती है। उसका अपना बचाव पहले से ही असाधारण रूप से मजबूत था। वह सोच रहा था कि अपने सिर पर ईंट लगने पर कैसा लगेगा।
हालांकि ऐसा करना मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन लिन फैन को निश्चित रूप से जानने के लिए खुद को मुखर करना पड़ा। बिना किसी और देरी के लिन फैन ने 9-5 की बड़ी लाल ईंट ली। सही स्थिति और शक्ति का पता लगाने के लिए उसे अपने माथे पर थपथपाया, फिर दांत पीस लिए। एक धमाके के साथ दिव्य कलाकृति 9-5 की बड़ी लाल ईंट उसके माथे पर लगी। जिस क्षण 9-5 की बड़ी लाल ईंट उसके माथे को छू गई, लिन फैन ने कुछ सुना, फिर बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। लिन फैन की आखिरी अनुभूति ये दिव्य कलाकृति वास्तव में अपने नाम के अनुरूप थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय रूप से अद्भुत थी। 1 मिनट बाद लिन फैन उठा, उसने अपना माथा रगड़ा। उसे दर्द या खुजली नहीं हुई। जैसा कि बताया गया था, सिर पर एक ईंट लगने से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत चक्कर आ गया। मेरी दिव्य कलाकृति कहाँ है? लिन फैन ने 9-5 वाली बड़ी लाल ईंट को हर जगह ढूंढा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह गायब हो गई है। लिन फैन डर के मारे कांप उठा। क्या ये कड़ी मेहनत से हासिल की गई दिव्य कलाकृति गायब हो सकती है? तभी लिन फैन ने अपने बैग में एक और ईंट चुपचाप पड़ी महसूस की और उसने राहत की सांस ली। पता चला कि 9-5 वाली बड़ी लाल ईंट अपने आप उसके बैग में वापस आ गई थी। ये बहुत डरावना था। लिन फैन ने अब इसका परीक्षण कर लिया था। 9-5 वाली बड़ी लाल ईंट से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन सिर पर एक ईंट लगने से चक्कर जरूर आ जाएगा। लिन फैन समझ गया था कि एक गुरु के लिए 1 मिनट का चक्कर क्या मायने रखता है। इसका मतलब था कि उस मिनट में वे सैकड़ों बार मर सकते थे। हालांकि लिन फैन को जो बात परेशान कर रही थी वह ये थी कि 9-5 की बड़ी लाल ईंट तो अच्छी थी, लेकिन कौन इतना मूर्ख होगा कि वहां खड़ा रहकर उसे खुद पर प्रहार करने दे। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी इस पर विचार करने की जरूरत थी। लेकिन एक साधारण ईंट से दिव्य कलाकृति गढ़ने में सक्षम होने के कारण लिन फैन पहले से ही बहुत संतुष्ट था। ये भाग्य का एक बड़ा विस्फोट था, जैसे कोई नौसिखिया किसी राक्षस को मारकर एक उच्च स्तरीय दिव्य कलाकृति गिरा दे। क्या आप भाग्य को समझते हैं? लिन फैन खुश और ऊर्जा से भरपूर था। ये रोमांचक एहसास वाकई अद्भुत था। हालांकि वह पूरी रात सोया नहीं था। लिन फैन जैसे मेहनती बच्चे के लिए उसके सोने या न सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब समय थोड़ा कमजोर था, उसे हर पल का पूरा लाभ उठाना था। लिन फैन अब समझ गया था कि शिल्पकार का दूसरा पेशा मूल रूप से समान मूल्य का आदान प्रदान था, सिवाय इसके कि गढ़ने से कच्चे माल के ढेर को तैयार उत्पाद में बदल दिया जाता था और तैयार उत्पाद बेहतर होता था, जिससे दिव्य कलाकृति बनने की एक निश्चित संभावना होती थी। वह मौका क्या था, ये बताने की जरूरत नहीं थी। ये निश्चित रूप से बहुत मुश्किल था। लिन फैन अब बक्सों और अलमारियों में कुछ भी उपयोगी ढूंढ रहा था। लोहे या इसी तरह की कोई भी चीज, लिन फैन ने सब कुछ जब्त कर लिया। कुछ देर की व्यस्तता के बाद लिन फैन ने कमरे में बचे कुछ धातु के टुकड़ों को डेस्कटॉप पर इकट्ठा कर लिया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन लिन फैन देखना चाहता था कि इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है। फिर लिन फैन ने सारी सामग्री भट्टी में डाल दी। डिंग, थोड़ी मात्रा में जाली सामग्री मिली है। 3 हथियार बनाए जा सकते हैं। कृपया बनाने के लिए हथियार का प्रकार चुनें। कृपाण, तलवार, कुल्हाड़ी, नुकीला डंडा, खंजर। लिन फैन ने कम से कम कई 100 प्रकार के हथियारों को देखा, जिससे उसका सिर घूम गया। सौभाग्य से यादृच्छिक उत्पादन का भी एक विकल्प था। लिन फैन ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सीधे यादृच्छिक उत्पादन शुरू कर दिया। खैर, इन हथियारों को लिन फैन ने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को बेचने की योजना बनाई थी। लिन फैन को अपने शिल्पकार पद पर विश्वास था। वह पहले ही कारीगर गुरु बन चुका था। शायद वह एक महान गुरु भी था। लिन फैन ने उन बाहरी संप्रदाय के कारीगरों को कम नहीं आंका। हालांकि उनका ज्ञान व्यापक था, फिर भी उनके द्वारा गढ़े गए हथियार आम लोगों के लिए थोड़े ही बेहतर थे। डिंग, निम्न श्रेणी की लंबी तलवार गढ़ने के लिए बधाई। द्वितीय पेशे का अनुभव जोड़ 100। डिंग, निम्न श्रेणी की नुकीली गदा गढ़ने के लिए बधाई। द्वितीय पेशे का अनुभव जोड़ 100। डिंग, चौड़ी तलवार गढ़ने के लिए बधाई। द्वितीय पेशे का अनुभव जोड़ 100। लिन फैन खुश हुआ। वह जानता था उसका कारीगर रैंक कारीगर गुरु स्तर का था। इस कबाड़ धातु से भी निम्न श्रेणी के हथियार गढ़े जा सकते थे। ये प्रभावशाली कैसे न हो सकता था? जहां तक लिन फैन को पता था, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी हथियार बाहरी संप्रदाय के कारीगरों द्वारा गढ़े गए थे, जो परिष्कृत लोहे का उपयोग करके बनाए गए थे, जो लिन फैन द्वारा इस्तेमाल की गई कबाड़ धातु से कई गुना बेहतर थे। और उनके द्वारा गढ़े गए सभी हथियार बिना रैंक के थे। बाहरी शाही राजवंश के लिए इन शिल्पियों द्वारा गढ़े गए हथियार तीखे हथियार हो सकते हैं, लेकिन ताओ साधना के मार्ग पर ये हथियार केवल कचरा थे। व्यापक रूप से कहें तो सभी गैर श्रेणीबद्ध हथियार कचरा थे। इस समय लिन फैन को याद आया कि वरिष्ठ भाई यिन मोचेन एक लंबी तलवार का इस्तेमाल करते थे। फिर उसने लंबी तलवार उठाई और तुरंत वरिष्ठ भाई यिन के घर की ओर दौड़ा। ताली ताली, वरिष्ठ भाई यिन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो।
इस समय यिन मोचेन, जो अभी अभी जागा था, ने देखा कि लिन फैन दस्तक दे रहा है और मुस्कुराते हुए बोला, लिन फैन, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। यिन मोचेन के अनुसार ये सचमुच पहली बार था जब लिन फैन इतनी जल्दी उठा था। वरिष्ठ भाई यिन, तुम्हारा हथियार कहाँ है? लिन फैन ने पूछा। वह वहाँ है। यिन मोचेन को समझ नहीं आया कि लिन फैन ऐसा क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उसने सच सच जवाब दिया। सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को बाहरी संप्रदाय के शिल्पियों से हथियार प्राप्त करने होते थे। हालांकि वे बिना श्रेणी के हथियार थे, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए वे पहले से ही पर्याप्त थे। आखिरकार कोई भी श्रेणी का हथियार एक खजाना होता है। संप्रदाय में योगदान देने या अपनी सामग्री प्रदान करने के अलावा उसे प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं था। कनिष्ठ भाई, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? यिन मोचेन ने उलझन में पूछा। लिन फैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जल्दी से अंदर गया, फिर सीनियर भाई यिन की लंबी तलवार निकाली और उसे अपनी गड़ी हुई लंबी तलवार से टकराया। झंझनाहट। परिणाम वैसा ही हुआ जैसा लिन फैन ने सोचा था। सीनियर भाई यिन की लंबी तलवार तुरंत दो टुकड़ों में कट गई। लिन फैन ने अभी अभी इसे महसूस किया था, इसने लोहे को कीचड़ की तरह चीर दिया। सीनियर भाई यिन की तलवार को काटना बिना किसी प्रतिरोध के कीचड़ के ढेर को काटने जैसा लगा। और सीनियर भाई यिन, जो पहले बहुत उलझन में थे, अपने सामने का दृश्य देखकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। इस समय लिन फैन खुश थे। सीनियर भाई, ये तलवार आपके लिए है। आप मुझे अपना कबाड़ दे सकते हैं। लिन फैन ने एक हाथ से जालीदार लंबी तलवार सीनियर भाई यिन की ओर फेंकी, फिर सीनियर भाई यिन का हथियार, जो दो टुकड़ों में टूट गया था, झट से पीछे हट गया। यिन मोचेन ने लिन फैन को मूर्खता से देखा। लिन फैन की लंबी तलवार इतनी अद्भुत क्यों थी? फिर उसने उस लंबी तलवार को गौर से देखा जो लिन फैन ने उसे फेंकी थी, और फिर आश्चर्य से हाँफने लगा। उसमें से ची प्रवाहित हुई। यह एक निम्न श्रेणी की लंबी तलवार थी। जूनियर भाई, यिन मोचेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जूनियर भाई उसे इतना कीमती हथियार कैसे दे सकते हैं? लेकिन जब यिन मोचेन ने उसे बाहर खदेड़ा तो उसने देखा कि लिन फैन ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई। सीनियर भाई, मुझे परेशान मत करो, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। आउटर सैक्ट कैफेटेरिया में हाल ही में एक आड़ू चुराने वाले पागल के बारे में अफवाहें फैलीं, जो सीनियर भाइयों और जूनियर भाइयों के आड़ू चुराने में माहिर था, जिनके बीच झगड़ा होता था। इससे कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें यकीन नहीं था कि आड़ू चुराने वाला पागल कब उन्हें निशाना बनाएगा। हाल ही में बाहरी संप्रदाय में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। रातों रात बाहरी दीवारें चोरी हो गईं, और हर कोई अपने खाली समय में सोचता रहा कि यह व्यक्ति चोरी की ईंटों से क्या चाहता है। कुछ शिष्य इस डर से कि कहीं उनका भी हाल फैंग हान जैसा न हो जाए, जब वे जागेंगे और पाएंगे कि उनका घर गायब है, हर रात सोने से पहले अपनी दीवारों के बाहर घंटियां लगाते थे और कसम खाते थे कि अगर दीवार तोड़ने वाला चोर इस तंत्र को चालू करेगा तो वे उसे वहीं पकड़ लेंगे। सब लोग सावधान रहें, आड़ू चुराने वाला पागल यहाँ है। तभी आमतौर पर शांत रहने वाले बाहरी संप्रदाय के कैफेटेरिया के बाहर अचानक हंगामा मच गया, क्योंकि एक वरिष्ठ भाई ने आड़ू चुराने वाले पागल को उनकी ओर आते देखा। कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य इसके शिकार हो गए। एक दिन के लिए अपने कमरों में लकवाग्रस्त हो गए, हिल-डुल नहीं पा रहे थे। एक ऐसा दुख जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिन फैन दूर से एक बड़ा बंडल लेकर आ रहा था, और उसने उन वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों पर ध्यान नहीं दिया जो उससे बच रहे थे, क्योंकि लिन फैन को विश्वास था कि जल्द ही वे सभी एक एक करके उसके पास आएंगे और उसे किसी खजाने की तरह समझेंगे। फिर लिन फैन कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार के पास एक खुली जगह पर पहुंचा। उसने अपना बंडल नीचे रखा, अपनी प्रेग्नेंट से एक बैनर निकाला और उसे द्वार पर एक खंभे से बांध दिया। राहगीरों, चूकना मत, निम्न श्रेणी के हथियार बिक्री पर हैं। लिन फैन वहीं खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। आसपास के बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों ने इस आदमी को फिर से पागलों की तरह चिल्लाते और चीखते देखकर बहुत तिरस्कार व्यक्त किया, लेकिन जब उन्होंने निम्न श्रेणी के हथियार बिक्री पर हैं सुना तो वे सभी मंत्रमुग्ध हो गए, मानो उनकी आत्माएं उस पर मोहित हो गई हों। इस समय हालांकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य लिन फैन की बातों से आकर्षित थे, फिर भी किसी ने आगे बढ़कर पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे आकर्षित हुए तो उनके आड़ू चुरा लिए जाएंगे। लिन फैन ने जोर से आवाज उठाई, जोर से चिल्लाया, और ये देखकर कि सबका ध्यान उस पर था, उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि जिस बात ने लिन फैन को कुछ अवाक कर दिया वह ये थी कि इनमें से कोई भी यहाँ क्यों नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि निम्न श्रेणी के हथियार पर्याप्त आकर्षक नहीं थे? लिन फैन जानता था कि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक उच्च श्रेणी के हथियार का होना एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली बात थी। इस समय लिन फैन ने भाग्य को चुनौती देने का फैसला किया। दर्शकों के चारों ओर देखा और फिर एक शिष्य को अपने करीब देखा। तुम इधर आओ, लिन फैन ने इशारा किया। शिष्य चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया, थोड़ा डरा हुआ, लेकिन लिन फैन ने उसे मौका नहीं दिया, सीधे आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। तुम मेरे साथ आओ,
लिन फैन को अब इन लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाना था। नहीं बड़े भाई, मैं कुछ दिन पहले ही बाहरी संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ, कृपया मेरा आड़ू मत चुराना। लिन फैन द्वारा पकड़ा गया शिष्य अचानक डर के मारे पीला पड़ गया। हालांकि वह अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ था, लेकिन वह कैफेटेरिया के बाहर आड़ू चुराने वाले पागल की बदनामी से अच्छी तरह वाकिफ था। लिन फैन ने छोटे भाई की मिन्नतों और चीखों को अनसुना करते हुए आंखें घुमाईं और उसे सीधे स्टॉल तक घसीट कर ले गया, फिर उसकी पीठ से संप्रदाय का हथियार उतार दिया। सब लोग देखो देखो, ये बाहरी संप्रदाय के कारीगरों द्वारा गढ़े गए हथियार हैं। लिन फैन ने हथियार हाथ में उठाकर चिल्लाया, फिर स्टॉल से एक लंबी तलवार उठाई। अब देखो, यह एक निम्न श्रेणी का हथियार है, तुम एक चमत्कार देखने वाले हो, इसलिए पलक मत झपकाओ। लिन फैन ने बाहरी संप्रदाय के उन शिष्यों को देखा जिनकी रुचि उसने जगाई थी, और अपने मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान दी और सोचा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें रुचि होगी। ध्यान से देखो। लिन फैन दहाड़ा और दोनों तलवारें आपस में टकरा गईं। झंझनाहट। संप्रदाय के कारीगर द्वारा गढ़ी गई तलवार तुरंत दो टुकड़ों में टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। कैसा रहेगा? सिर्फ 3 ही हैं, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलेगी। लिन फैन ने टूटे हुए हथियार को जमीन पर फेंक दिया, फिर दुकान पर वापस आ गया और सबके खरीदने का इंतजार करने लगा। वरिष्ठ भाई, मेरी तलवार। कनिष्ठ भाई, जिसने अपने हथियार को वरिष्ठ भाई द्वारा 2 टुकड़ों में टूटते देखा था, सचमुच रोने ही वाला था। तुम्हारी तलवार मेरी तलवार है, लिन फैन ने शांति से उत्तर दिया। तभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो देख रहे थे, पागलों की तरह आगे बढ़े। उन सभी ने ये दृश्य साफ साफ देखा था। बाहरी संप्रदाय के शिल्पकार द्वारा गढ़ा गया हथियार एक तलवार से आधा कट गया था और ऐसा लग रहा था कि यह बड़ी आसानी से किया गया था, मानो कीचड़ को चीर रहा हो। उसी समय वह तलवार आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक वर्गीकृत वस्तु थी। कनिष्ठ भाई लिन, ये तलवार कितने की है? कनिष्ठ भाई लिन, अपनी कीमत बताए, मैं इसे खरीद लूंगा। ... इस समय लिन फैन ने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भागते हुए देखा और मन ही मन शानदार मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने पहले ही कह दिया था, वह निश्चित रूप से एक लोकप्रिय वस्तु बन जाएगा। अब चूंकि उन पर भरोसा करना मुश्किल था, इसलिए वह केवल औषधीय गोलियां लेने पर ही निर्भर रह सकता था। जैसे ही वह अर्जित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त औषधीय गोलियां ले लेता, वह तुरंत आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए आवेदन करता और फिर पूरी दुनिया उसकी आज़ादी से घूमने के लिए होती। साथ ही लिन फैन उस व्यक्ति के प्रति गहरी नाराजगी रखता था जिसने ये शर्त रखी थी कि जो शिष्य अर्जित क्षेत्र में नहीं हैं, वे संप्रदाय नहीं छोड़ सकते। यही वह व्यक्ति था जिसने उसके शुरुआती स्तर को इतना कठिन बना दिया था। स्वर्ग हत्या सूर्य शमन तलवार 30 क्यूई संग्रहण गोलियों से शुरू, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीतता है। लिन फैन ने अपने हाथ में तलवार उठाई और चिल्लाया, स्वर्ग हत्या सूर्य शमन तलवार, क्या शानदार नाम है, इतना दबंग, मुझे ये तलवार चाहिए। मैंने 31 की बोली लगाई। हम एक निम्न श्रेणी का हथियार पाने के लिए 31 क्यूई संग्रहण गोलियां, ये तो सपना है। मैंने 40 की बोली लगाए। 45, 50। लिन फैन ने जोरदार बोली लगा रहे वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। कबाड़ का ढेर, बस थोड़ी सी पैकिंग और इसे बेचा जा सकता था। ये सचमुच बहुत लाभदायक था। मैंने 100 की बोली लगाए। जब 100 की यह बोली निकली तो पूरा दृश्य शांत हो गया। बाहरी संप्रदाय के शिष्य हर महीने 30 ची संग्रहण गोलियां प्राप्त कर सकते थे, और हालांकि ची संग्रहण गोलियां बाहरी संप्रदाय में सामान्य मुद्रा थीं, फिर भी कई शिष्य उसी दिन साधना में सहायक इन औषधीय गोलियों का सेवन करते थे। बहुत कम लोग उन्हें जमा कर पाते थे। 150। लिन फैन ने उस शिष्य की ओर देखा जिसने 150 की बोली लगाई थी। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे लिन फैन ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां बहुत शांति से खड़ा था, लेकिन लिन फैन उसकी आंखों में तलवार की लालसा देख सकता था। हालांकि लिन फैन 1 साल से ज्यादा समय से संप्रदाय में था, फिर भी उसे एक बात समझ नहीं आई थी। अर्थात इस संसार में हर कोई केवल एक ही चीज में निपुण होता है। साधना पथ का कोई अंत नहीं है। कौन अन्य साधनाओं से अपना ध्यान भटकाएगा? साधना साधना है, शिल्पकार शिल्पकार है, रसायनज्ञ रसायनज्ञ है। इन दोनों में से किसी एक बनने के लिए किसी का साधना पथ निश्चित रूप से महान सफलता प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि वे शक्तिशाली प्राणी न हो जिनकी साधना एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंच गई हो और तत्काल कोई सफलता न दिखाई दे रही हो, तभी वे अपना ध्यान अन्य पहलुओं पर लगा सकते हैं। यद्यपि संत दानव संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय था, फिर भी वह प्रत्येक शिष्य को एक श्रेणीबद्ध हथियार प्रदान करने का दावा नहीं कर सकता था। 200, 250... इस समय बोलियां बहुत तेज थीं और लिन फैन ने यह भी देखा कि कई शिष्य बोलियां नहीं लगा रहे थे, बल्कि चुपचाप देख रहे थे, मानो अगले हथियारों की प्रतीक्षा कर रहे हों। 1000। तभी दूर खड़ा एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे वहां आया। आसपास खड़े बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर नवागंतुक को देखकर अचानक भाव बदल गए और फिर वे एक एक करके सम्मानपूर्वक आगे बढ़ गए। उनके हृदय विस्मय से भर गए। ये वरिष्ठ भाई ही हैं।
यी जोंग्यू बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों में से एक। लगता है हमें कोई उम्मीद नहीं है। वरिष्ठ भाई यी के आगे बढ़ने के बाद हम कहाँ खड़े होंगे? अगर हम प्रतिस्पर्धा करते रहे तो वरिष्ठ भाई यी जरूर नाराज होंगे। जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य नवागंतुक को देखकर समझ गए कि इस निम्न श्रेणी के हथियार का अब एक मालिक है। इस बीच लिन फैन एक सवाल पर विचार कर रहा था, क्या उसने इसे बहुत सस्ते में बेच दिया था? इस समय लिन फैन हंसा, बड़ा खर्चीला आ गया था। यी जोंग्यू बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों में से एक था, इसलिए उसकी स्थिति साधारण नहीं रही होगी। 8000 से ज्यादा बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ जो शीर्ष 10 में स्थान पा सकते थे, वे निश्चित रूप से गरीब नहीं थे। बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों में लिन फैन ने केवल मेंग यानकुआन को देखा था, जो पहले से ही दिव्य 6 चरण साधना में था, फिर भी बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करने के लिए बाहरी संप्रदाय में बना रहा। लिन फैन इस बात से भी खुश था कि उसके पास वह प्रणाली थी जिससे वह किसी की भी साधना को समझ सकता था, अन्यथा एक दिन वह सचमुच मेंग यानकुआन द्वारा निगल लिया जा सकता था, जो सुअर बनने का नाटक कर रहा था। तुम्हारी ये तलवार मैं इसे 1000 ची इकट्ठा करने वाली गोलियों में खरीदूंगा, ली जोंग्यू ने कहा। उसके सफ़ेद वस्त्र लहरा रहे थे, उसकी आभा साधारण थी और उसकी भौहों के बीच अहंकार साफ झलक रहा था। वरिष्ठ भाई, 1000 ची इकट्ठा करने वाली गोलियां बहुत हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई और वरिष्ठ भाई इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लिन फैन स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों में से एक था, लेकिन लिन फैन ने अनजान होने का नाटक किया। अगर उसने कमजोरी दिखाई तो यह आदमी उसका फायदा उठा सकता है, और फिर वह किससे रोएगा? वह वरिष्ठ भाई यी को जानता भी नहीं है। वांग तियानफेंग लिन फैन के प्रति बहुत ही अरुचिकर था, उसने तिरस्कार भरी खर्राटे लिए। यी जोंग्यू मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, मुझे लगता है कि मेरी कीमत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई भी कनिष्ठ भाई मुझसे ज्यादा नहीं दे सकता। यी जोंग्यू बहुत आश्वस्त था और साथ ही उसकी नज़रें चारों ओर घूम रही थीं। आसपास के सभी कनिष्ठ भाइयों ने आह भरी। 1000 क्यूई संग्रहण गोलियां हालांकि थोड़ी ज्यादा थीं, लेकिन कोई भी उन्हें वहन नहीं कर सकता था। हालांकि यी जोंग्यू की प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए वे स्वाभाविक रूप से अस्थायी लाभ के लिए बाहरी संप्रदाय के किसी शीर्ष व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लिन फैन मुस्कुराया, यी जोंग्यू की ओर देखा, उसके सिर के ऊपर सहज 6 चरण शब्द तैर रहे थे। लिन फैन के अनुसार ये साधना अभी भी थोड़ी ऊंची थी, लेकिन मेंग यानकुआन की तुलना में अंतर अभी भी बहुत ज्यादा था, और अर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी बाहरी संप्रदाय में बने रहना सचमुच घृणित था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य अर्जित क्षेत्र में पहुंचने तक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे, और यह आवश्यकता इस बात पर आधारित थी कि व्यक्ति इच्छुक था या नहीं। कुछ बाह्य संप्रदाय के शिष्य उपार्जित लोक में पहुंचने के बाद भी बाह्य संप्रदाय छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक बार आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने पर वे गहन साधना वाले वरिष्ठ भाइयों से घिरे होते और वहां बाहरी संप्रदाय जितना आरामदायक माहौल नहीं होता। हालांकि साधना के साधन बहुत भिन्न होते, फिर भी जो लोग फीनिक्स की पूंछ की बजाय मुर्गे का सिर बनना पसंद करते थे, वे बस ऐसे ही हठी थे। और इस समय एक छत के नीचे 2 आकृतियां वहां चुपचाप खड़ी थीं। स्त्री सुंदर थी, किसी परी की तरह, जबकि पुरुष असाधारण रूप से मनमोहक था, हालांकि वह कुछ ठंडा लग रहा था। वरिष्ठ भाई मेंग, उस तलवार में एक बहती हुई आध्यात्मिक ज्योति है, ये बहुत सुंदर है, स्त्री ने कहा। उसकी आंखें हिल रही थीं, उसकी आवाज कोमल और नाजुक थी। छोटी बहन, चूंकि आपको ये पसंद है तो बड़े भाई जरूर आपकी मांग पूरी करेंगे। उस ठंडे चेहरे वाले आदमी का चेहरा उस महिला के सामने बर्फ की तरह पिघल गया, मानो बसंत की हवा में नहाया हो। उसकी आंखें स्नेह से भर गईं। बड़े भाई मेंग, इस घटिया हथियार के लिए ली जोंग्यू से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, दोनों के पीछे खड़े नी मिंग्यांग ने कहा। मिंग्यांग, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब तक छोटी बहन चेन्यू को ये पसंद है, बस यही मायने रखता है। मेंग यानकुआन ने मन बना लिया था। नी मिंग्यांग ने और कुछ नहीं कहा और म्यू चेन्यू को भौहें चढ़ाकर देखा, मानो वह सचमुच एक जादूगरनी हो। बड़े भाई मेंग का उज्ज्वल भविष्य इस जादूगरनी ने बर्बाद कर दिया। नी मिंग्यांग ने देखा कि वरिष्ठ भाई मेंग का मन पक्का हो चुका था और उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वरिष्ठ भाई मेंग, जो इतने असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, ऐसी जादूगरनी से कैसे मिल सकते थे। वरिष्ठ भाई ने उसकी साधना को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन म्यू चेन्यू एक कूड़े के ढेर के समान थी। उसकी साधना आगे नहीं बढ़ रही थी, वह अर्जित चतुर्थ चरण लोक में ही रह गई। वरिष्ठ भाई ने जो औषधीय गोलियां तैयार की थीं, उनके साथ एक सुअर भी अर्जित लोक में प्रवेश कर सकता था। जैसे ही यी जोंग्यू को यकीन हुआ कि यह निम्न श्रेणी का हथियार उसका होगा, दूर से एक धीमी आवाज आई, 2000 क्यूई इकट्ठा करने वाली गोलियां। आसपास के कनिष्ठ भाई तुरंत चौंक गए। इस समय वरिष्ठ भाई यी पहले ही बोली लगा चुके थे, फिर भी किसी ने बोली लगाने की हिम्मत की। क्या ये व्यक्ति जीने से थक गया था? लेकिन जब उन्होंने बोली लगाने वाले व्यक्ति को देखा
तो सभी बेहद हैरान रह गए, उन्हें वरिष्ठ भाई मेंग को देखने की उम्मीद नहीं थी। वरिष्ठ भाई मेंग बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों में प्रथम स्थान पर थे। यी जोंग्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, ये देखना चाहता था कि कौन उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। और लिन फैंग का दिल इस समय हंसी से फूटने ही वाला था। एक बड़ा खर्चीला व्यक्ति प्रकट हुआ था। ... जूनियर भाई लिन, आप। नीमिंगयांग सीनियर भाई मीन के पीछे पीछे गया और देखा कि जो व्यक्ति निम्न श्रेणी का हथियार बेच रहा था वह असल में जूनियर भाई लिन था, और वह भी हैरान था, उसे कुछ अविश्वास भी हो रहा था। हे सीनियर भाई नी, लिन फैन मुस्कुराया। जूनियर भाई लिन, आपने सीनियर भाई को कुछ हद तक हैरान कर दिया है। नीमिंगयांग इस समय मुस्कुराया। उसे ये भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जूनियर भाई लिन, जो ज्यादा समय से संप्रदाय में नहीं थे, नीलामी के लिए निम्न श्रेणी का हथियार कैसे पा सकते हैं। जब लिन फैन और नीमिंगयांग बातें कर रहे थे, यी जोंग्यू और मेंग यानक्वान बातचीत करने लगे। सीनियर भाई मेंग, क्या आप जूनियर भाई की पसंदीदा चीज छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यी जोंग्यू नाराज हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। हालांकि बाहरी संप्रदाय शांत लग रहा था। बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों के बीच काफी संघर्ष चल रहा था। बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों की एक रैंकिंग थी, जिसमें मेंग यानक्वान पहले स्थान पर थे। बाकी 9, हालांकि बाहर से सामंजस्यपूर्ण और मिलनसार थे, फिर भी उनके अंदर बेहद भयंकर गुप्त संघर्ष थे। कनिष्ठ भाई यी, आपने गलत कहा। वरिष्ठ भाई का इस तलवार के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है, बस कनिष्ठ बहन चेन्यू को ये पसंद है। मुझे उम्मीद है कि कनिष्ठ भाई इसे त्याग देंगे, मेंग यानक्वान ने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा। यी जोंग्यू ने मेंग यानक्वान के बगल में खड़ी महिला की ओर देखा और भी ज्यादा क्रोधित हुआ। महिलाओं के प्रति इतना मोहित कोई व्यक्ति उसे लगातार कैसे दबा सकता है। यह उसका अपमान था। वरिष्ठ भाई मेंग, कनिष्ठ बहन चेन्यू के पास पहले से ही मध्यम श्रेणी का हथियार जेड उत्तम है जो आपने उसे दिया था। मुझे लगता है कि कनिष्ठ बहन चेन्यू को शायद इस निम्न श्रेणी की कीमती तलवार की जरूरत नहीं होगी। आप इसे कनिष्ठ भाई को दे तो कैसा रहेगा। हालांकि मेंग यानक्वान ने इतना ही कहा था, यी जोंग्यू इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी रैंकिंग उसके द्वारा दबा दी गई थी, क्या उसे अन्य मामलों में भी उसकी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। मेंग यानक्वान ने अपना सिर हिलाया, चून कि ऐसा है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है। लिन फैन वरिष्ठ भाई नी के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन वह उनकी बातचीत को ध्यान से सुन भी रहा था। जब उसने देखा कि दोनों ने अपनी बातचीत बंद कर दी है, तो लिन फैन का दिल किसी और से ज्यादा खुश था। अच्छा हुआ कि उन्होंने बातचीत बंद कर दी, तभी वह ज्यादा कमा सकता था। उसने पहले ही कह दिया था, साइड जॉब सबसे ज्यादा मुनाफे वाली होती हैं। 3000 क्यूई इकट्ठा करने की गोलियां, कनिष्ठ भाई ये आपकी बोली लगा सकते हैं, मेंग यानक्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। यी जोंग्यू के हाव भाव अच्छे नहीं थे। यी जोंग्यू, जो जन्मजात 6 चरण पर था, उसे खुद एक निम्न श्रेणी के हथियार की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह वर्षों पहले एक चट्टान से गिर गया था और उसे एक रहस्यमय और अथाह साधना तकनीक प्राप्त हुई थी। और इस साधना तकनीक की साधना के लिए आत्म साधना की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसमें विभिन्न श्रेणीबद्ध हथियारों को समाहित करने की आवश्यकता थी। इसे अनंत तलवार क्षेत्र कहा जाता था। इस निम्न श्रेणी की कीमती तलवार का मूल्य अधिकतम 3000 ची संग्रहण गोलियां था। इस तरह बोली लगाना घाटे का सौदा होता। लेकिन अब ये सिर्फ इस निम्न श्रेणी की कीमती तलवार के लिए प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं था, बल्कि गर्व का विषय था। खासकर जब ली जोंग्यू ने मेंग यानक्वान के शांत भाव देखे तो वह और भी क्रोधित हो गया। इस समय लिन फैन ने वरिष्ठ भाई नी से कहा कि वह थोड़ी देर कहीं और खेलने चले जाएं, और फिर आने वाले तूफान का इंतजार करने लगा। 2 वरिष्ठ भाई, कृपया जल्दी से ची संग्रहण गोलियां इस्तेमाल करके कनिष्ठ भाई को मार डालें। 3500। यी जोंग्यू कई वर्षों से बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों में से एक थे और उनके पास ची संग्रहण गोलियों की संख्या कम नहीं थी। हालांकि यह निम्न श्रेणी की कीमती तलवार अब इस कीमत के लायक नहीं थी, फिर भी यी जोंग्यू को बहस जीतने की कोई परवाह नहीं थी। आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्य अपने सामने के दृश्य को देखकर चकित थे। कुछ के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा तमाशा देखा था। यह बाहरी संप्रदाय के 10 उत्कृष्ट शिष्यों के बीच संघर्ष था। अगर कोई इसे देखना भी चाहे तो इसे देखना इतना आसान नहीं था। लिन फैन एक तरफ खड़ा था, काफी प्रसन्न था। दोनों जितनी जोरदार बोली लगाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 4000। मेंग यानक्वान ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। ची संग्रहण गोलियां बाहरी संप्रदाय के उन शिष्यों के लिए जरूरी औषधीय गोलियां थीं जो अभी अभी साधना के लिए संप्रदाय में शामिल हुए थे। लेकिन मेंग यानक्वान के लिए, जिनकी सच्ची साधना आत्मा प्रकटीकरण के 6ठे चरण तक पहुंच चुकी थी, वे कुछ भी नहीं थे। 4500। कनिष्ठ भाई यी, हमारे लिए इस तरह प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ है। मैं 10,000 की पेशकश करूंगा।
पहले तो दोनों धीरे धीरे बोली लगा रहे थे, लेकिन मेंग यानकुआन को लगा कि यह समय की बर्बादी है और उसने सीधे कीमत 10,000 कर दी। लिन फैन, जो पास खड़ा था, उत्तेजना से लगभग पेशाब करने ही वाला था। एक गोली 100 अनुभव के बराबर थी, इसलिए 10,000 गोलियों का मतलब 10 लाख अनुभव था। हे भगवान, उसे जैकपॉट लग गया, उसे सचमुच जैकपॉट लग गया। 10,000 गोलियों की बात सुनकर आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्य सभी चौंक गए और लिन फैन को ईर्ष्या से देखने लगे। ये निम्न श्रेणी की कीमती तलवार सचमुच 10,000 गोलियों में बिकी। यह लिन फैन ने मेंग यानकुआन की ओर देखा, उसकी आंखें दिल बना रही थीं। एक सच्चा धनपति, सचमुच एक धनपति। किसी लड़की पर इतना पैसा खर्च करने के लिए एक आदमी सबसे आकर्षक कब होता है? पाखंडी तौर पर यह तब होता है जब वह काम कर रहा होता है, लेकिन सभी लड़कियों के दिलों में यही बात होती है कि एक आदमी सबसे आकर्षक तब होता है जब वह उस पर पैसा खर्च करता है। ली जोंग्यू का चेहरा इस पल ठंडा पड़ गया। वह सचमुच 10,000 क्यूई नहीं बना सका। गोलियां इकट्ठा करना। ऐसा नहीं था कि ली जोंग्यू गरीब था, बल्कि उसने वास्तव में ये खास औषधीय गोलियां इकट्ठा नहीं की थीं। और ली जोंग्यू इतना मूर्ख नहीं था कि उन्नत औषधीय गोलियां निकाल लाए, उसके लिए भी ये गोलियां मिलना मुश्किल था। वरिष्ठ भाई मेंग बहुत उदार हैं, छोटी बहन चेन्यू के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। अलविदा। ये देखकर कि लिन फैन के स्टॉल पर बाकी 2 हथियार तलवारें नहीं थे, ली जोंग्यू की रुचि बहुत कम हो गई। कनिष्ठ भाई यी, कृपया प्रतीक्षा करें, मेंग यानकुआन ने कहा। ली जोंग्यू, जो जाने ही वाला था, ने धीरे से अपना भाव बदल दिया। क्या वह उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था? लगता है कनिष्ठ भाई को एक निम्न श्रेणी की कीमती तलवार की तत्काल आवश्यकता है। मेरे पास एक यहाँ है, अगर छोटे भाई को कोई आपत्ति न हो तो मैं उसे दे दूंगा, मेंग यानकुआन ने एक कीमती तलवार निकालते हुए कहा। ली जोंग्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आवाज़ बेहद ठंडी हो गई, कोई कृतज्ञता नहीं दिखाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं, बड़े भाई इसे अपने पास रखें। मैं विदा लेता हूँ। मेंग यानकुआन ने छोटे भाई यी को गुस्से से जाते हुए देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर उसने अपनी कमर से एक छोटी थैली निकाली। छोटे भाई लिन, इस थैली में 10,000 क्यूई इकट्ठा करने की गोलियां हैं। लिन फैन ने थैली ली और थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या ये छोटी टूटी हुई थैली सचमुच 10,000 क्यूई इकट्ठा करने की गोलियां रख सकती है? वह जरूर शेखी बघार रहा होगा। डिंग, प्राथमिक स्थानिक थैली का पता चला। वस्तुओं को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटे आकाशीय क्रिस्टल पत्थर से गढ़ा गया। छोटे भाई लिन, ये थैली भी आपके लिए है, मेंग यानकुआन ने कहा। लिन फैन इस पल बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि बड़े भाई मेंग तो बस एक निकम्मा और नेक इंसान है। धन्यवाद, वरिष्ठ भाई मेंग। लिन फैन को स्वाभाविक रूप से इस प्राथमिक स्थानिक थैली की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही अपना बैकपैक था जो इस स्थानिक थैली से कहीं बेहतर था। हालांकि चूंकि यह वरिष्ठ भाई की नेकनियति थी, इसलिए उसे अस्वीकार करना ठीक नहीं होगा। वह इसे बाद में बेचकर औषधीय गोलियों के बदले ले सकता था, ये पक्का था। वरिष्ठ भाई, ये स्वर्ग वध करने वाली सूर्य शमन तलवार है। लिन फैन ने फिर निम्न श्रेणी की कीमती तलवार वरिष्ठ भाई मेंग को सौंप दी। वरिष्ठ भाई मेंग ने उसे थामते हुए सहमति जताते हुए कहा, बुरा नहीं है, कारीगरी उत्कृष्ट है, सामान्य निम्न श्रेणी के हथियारों से कहीं बेहतर। हालांकि नाम थोड़ा, मेरी राय में इस तलवार में एक बहता हुआ आध्यात्मिक प्रकाश है और इसकी सतह का आध्यात्मिक प्रकाश पानी जैसा है। क्या आत्मा प्रवाहित तलवार ज्यादा उपयुक्त नहीं होगी? छोटी बहन, आप क्या सोचती हैं? सब कुछ वरिष्ठ भाई की इच्छा के अनुसार। म्यूचेन्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने खुशी से सिर हिलाया। लिन फैन ने उन दोनों की तरफ देखा। एक अनमोल तलवार और एक खूबसूरत जोड़ी वाकई एकदम सही जोड़ी है। मेंग यानकुआन मुस्कुराया, जबकि नी मिंगयांग ने बड़े भाई मेंग को कुछ आश्चर्य से देखा। आज बाहरी लोगों के सामने बड़े भाई की मुस्कान सामान्य से कहीं ज्यादा थी, जो वाकई दुर्लभ थी। छोटे भाई, मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, यहाँ स्टॉल लगाना मना है। अगर संप्रदाय की गश्ती टीम ने आपको देख लिया तो परेशानी हो सकती है, मेंग यानकुआन ने कहा। लिन फैन ये सुनकर दंग रह गया। क्या वाकई इस दुनिया में शहरी प्रबंधन हो सकता है? याद दिलाने के लिए शुक्रिया, बड़े भाई, मैं इसे याद रखूंगा। लिन फैन ने कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेंग यानकुआन ने सिर हिलाया, फिर नी मिंगयांग से कहा, मिंगयांग, तुम यहीं रहो और छोटे भाई को उसके हथियार बेचने में मदद करो। अगर गश्ती टीम आती है तो तुम उसकी मदद कर सकते हो। हाँ वरिष्ठ भाई, नी मिंगयांग ने सिर हिलाया। छोटी बहन, चलो, मेंग यानकुआन ने कहा। ठीक है वरिष्ठ भाई। हम लोमड़ी। वरिष्ठ भाई मेंग के जाने के बाद नी मिंगयांग ने गुस्से में गाली दी। ये सुनकर लिन फैन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या नी मिंगयांग सचमुच वरिष्ठ भाई मेंग के साथ शामिल हो सकती है? वरिष्ठ भाई, क्या वह वरिष्ठ बहन अभी वरिष्ठ भाई मेंग की साथी थी? लिन फैन ने पूछा। हम बस एक लोमड़ी। ठीक है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते।
छोटे भाई, जल्दी से बाकी 2 हथियार बेच दो। अगर गश्ती दल ने उन्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, नीमिंग्यांग ने कहा। ठीक है। हालांकि लिन फैंग को गपशप पसंद थी, लेकिन इस समय प्राथमिकता लोमड़ी थी। हाथ में 10,000 क्यूई इकट्ठा करने की गोलियां और थोड़ी और मेहनत के साथ ये पक्का हो जाएगा। इसके बाद 2 निम्न श्रेणी के हथियारों का नाम सन चेजिंग वुल्फ टूथ क्लब और स्काई ओपनिंग एक्स रखा गया। इन दोनों हथियारों के नाम अब भी प्रभावशाली, शानदार और अद्भुत थे। बेशक इनकी बिक्री कीमत सीनियर भाई मेंग द्वारा दी गई 10,000 क्यूई गैदरिंग पिल्स के बराबर नहीं थी। हालांकि चूंकि यह उनका पहला व्यवसाय था, इसलिए इन सामानों की काफ़ी मांग थी और बाहरी संप्रदाय में कई धनी सीनियर भाई भी थे। दोनों हथियार कुल 7,000 क्यूई गैदरिंग पिल्स में बिके। जिन अन्य सीनियर भाइयों के पास इतनी क्यूई गैदरिंग पिल्स नहीं थीं, वे सभी इस बात से दुखी थे कि ये प्रभावशाली निम्न श्रेणी के हथियार गायब हो गए। अगली बार होंगे या नहीं, इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, निश्चित रूप से नहीं होंगे। ये निम्न श्रेणी के हथियार गोभी की तरह नहीं थे, इन्हें पाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही लिन फैन अपना सामान समेट कर जाने वाला था, एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वरिष्ठ भाई, यह मेरी तलवार है। आवाज़ दयनीय और कुछ रुंधी हुई थी। लिन फैन ने देखा और थोड़ा नर्म दिल महसूस किया। कनिष्ठ भाई, आप अभी भी यहाँ हैं? वरिष्ठ भाई, यह मेरी तलवार है। मुझे ये कल ही मिली है, नवदीक्षित कनिष्ठ भाई ने दयनीय स्वर में कहा, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। ठीक है, तुम एक आदमी हो, तुम रो क्यों रहे हो? कल इसी समय यहीं मेरा इंतज़ार करना और मैं तुम्हें एक निम्न श्रेणी की कीमती तलवार से मुआवजा दूंगा, कैसा रहेगा? अब खुश हो? लिन फैन ने कहा। वरिष्ठ भाई, आप मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं कर सकते। लिन फैन ने आंखें घुमाईं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं कर रहा हूँ। वरिष्ठ भाई, नी आपकी गवाही देने के लिए यहाँ हैं, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? लिन फैन ने कहा। आखिरकार नीमिंग्यांग की वजह से नवदीक्षित कनिष्ठ भाई आधा विश्वास और आधा संदेह करते हुए चले गए। इससे लिन फैन भी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। लिन फैन के हाथ में अभी भी एक अच्छी चीज़ थी, यिन मोचेन की टूटी तलवार से बना एक मध्यम श्रेणी का हथियार। हालांकि लिन फैन ने इस बार उसे नहीं निकाला, क्योंकि इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से कितने इसे खरीद सकते थे। वह इस पर विचार करने से पहले आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने और उन दिग्गजों से मिलने तक इंतजार करेगा। रास्ते में नीमिंग्यांग सवाल पूछता रहा। कनिष्ठ भाई, आपको ये हथियार कहाँ से मिले? मैंने इन्हें गढ़ा है। सच में? बिल्कुल सच, ये झूठ कैसे हो सकता है? कनिष्ठ भाई, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, क्या आप मेरे लिए भी एक बना सकते हैं? ज़रूर, सामग्री खुद तैयार करो और मेरे लिए एक आड़ू भी चुरा लो। कोई बात नहीं, कौन सी सामग्री? उत्तम लोहा... अरे वरिष्ठ भाई, आप कहाँ हैं? लिन फैन ने सिर घुमाया तो उसने पाया कि नीमिंग्यांग अचानक गायब हो गया था। कनिष्ठ भाई, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी उत्तम लोहा लाने जा रहा हूँ। नीमिंग्यांग की थोड़ी उत्साहित आवाज़ दूर से आई। आज की फसल अच्छी है। 3 निम्न श्रेणी के हथियार 17,000 ची संग्रहण गोलियों में बिके। संत दानव संप्रदाय एक साधना पवित्र भूमि के रूप में हर महीने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को ची संग्रहण गोलियां वितरित करता है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा नहीं है, बाहरी संप्रदाय के 8,000 से ज़्यादा शिष्य हैं। प्रति व्यक्ति 30 गोलियों का मतलब है 2 लाख से ज़्यादा गोलियां। स्पष्टतः ये ची संग्रहण गोलियां उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां नहीं हैं, बल्कि शिष्यों के लिए साधना हेतु सहायक वस्तुएं मात्र हैं। अर्जित क्षेत्र तक पहुंचने तक उसके पास केवल 2 मिलियन अनुभव अंक शेष हैं। अर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह आंतरिक संप्रदाय में शामिल हो सकता है और संप्रदाय के भीतर एक मध्यम स्तरीय शक्ति बन सकता है। तब उसका सामना जिन चीज़ों से होगा वे अधिक उन्नत और व्यापक होंगी। लिन फैन ये भी समझ गया था कि मेंग यानक्वान की साधना दिव्य प्रवेश के 6ठे चरण पर थी, जिसने उसे संप्रदाय के भीतर भी एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा बना दिया था। फिर भी वह बाहरी संप्रदाय में ही फंसा हुआ था। अगर उसने म्यू चेन्यू को नहीं देखा होता तो लिन फैन सचमुच यह नहीं समझ पाता कि वरिष्ठ भाई मेंग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। अब लिन फैन को आखिरकार समझ आ गया, मेंग यानक्वान बस म्यू चेन्यू के साथ रहना चाहता था। लोग ऊंची जमीन के लिए प्रयास करते हैं, पानी निचली जगहों पर बहता है। मेंग यानक्वान का एक महिला के लिए उज्ज्वल भविष्य त्यागना भी सराहनीय था। लिन फैन ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने तुरंत अपना स्टोरेज पाउच निकाला, फिर उसे अपने मुंह में डाला और उसके अंदर की क्यूई गैदरिंग गोलियां उसके मुंह में उंडेल दीं। डिंग, क्यूई गैदरिंग गोली खाली, अनुभव जोड़ 100। डिंग, क्यूई गैदरिंग गोली खाली, अनुभव जोड़ 100। बड़ी संख्या में क्यूई गैदरिंग गोलियां अनुभव में बदल गईं और उसका व्यक्तिगत अनुभव मूल्य लगातार बढ़ता गया। सभी क्यूई गैदरिंग गोलियां खा लेने के बाद लिन फैन ने जांच करने के लिए अपना व्यक्तिगत पैनल खोला। नाम लिन फैन, रैंक 19, अर्धचरण सहज,
अनुभव मान 97,03,400/1 करोड़। संग्रहित अनुभव 0 पात्र रैंक को उन्नत कर सकते हैं, साधना तकनीक रैंक को उन्नत कर सकते हैं। शरीर शोधन विधि अमर राक्षसी शरीर प्रथम स्तर 10/30 लाख। साधना तकनीक बंदर आड़ू चुराता है 13वां स्तर 1500/40,000। उपपेशा कारीगर मास्टर रैंक 1,100500। उपकरण 9-5 बड़ी लाल ईंट सर्वोच्च दिव्य कलाकृति। उपाधि अगर आप सहमत नहीं हैं तो बस कर डालो, साधना 1 गुना बढ़ जाती है, 1 अगरबत्ती तक चलती है, एक बार इस्तेमाल होने वाली उपाधि। लिन फैन ने अपने व्यक्तिगत गुण विवरण को देखा। वह पहले ही अर्धचरणीय सहज अवस्था में प्रवेश कर चुका था और अब उसे वास्तव में अर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल 3 लाख अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता थी। हालांकि अर्जित और सहज अवस्था में केवल एक शब्द का अंतर था, फिर भी उनके बीच गुणात्मक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण था। अर्जित अवस्था ची और रक्त को परिष्कृत करती है, जबकि सहज अवस्था सच्ची सार शक्ति को परिष्कृत करती है। केवल सहज अवस्था में प्रवेश करके और शरीर के भीतर सच्ची सार शक्ति उत्पन्न करके, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के साथ संचार करके ही कोई वास्तव में साधना के मार्ग पर कदम रख सकता है। धप 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 दस्तक सुनकर लिन फैन बिना सोचे समझे पहचान गया कि यह कौन है। ऐसा लग रहा था कि निम्न श्रेणी के हथियार वरिष्ठ भाई नी के लिए बहुत आकर्षक थे। लिन फैन ने दरवाज़ा खोला और दंग रह गया। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा थैला प्रकट हुआ। कनिष्ठ भाई हट जाए, वरिष्ठ भाई को पहले अंदर आने दीजिए। नी मिंग्यांग इस समय लिन फैन से दूर मुंह करके खड़ा था। लिन फैन जल्दी से एक तरफ हट गया और नी मिंग्यांग कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर थैला जमीन पर रख दिया। धप एक धीमी सी आवाज और चांदी धूसर रंग के परिष्कृत लोहे के टुकड़े चमकदार चांदी की रोशनी में चमकते हुए थैले से बाहर लुढ़क गए। वरिष्ठ भाई आपको ये सब कहाँ से मिले? लिन फैन हैरान और खुश दोनों था। वरिष्ठ भाई वाकई वरिष्ठ भाई थे, सामग्री इकट्ठा करने में उनकी गति वाकई तेज थी। मैंने ये सब कारीगरों से लिए हैं। वहाँ इतना परिष्कृत लोहा है कि उसे रखने की जगह भी नहीं है। हर साल वे शाही राजवंश बड़ी मात्रा में परिष्कृत लोहा ले जाते हैं और हम शिष्य कभी भी जाकर उसे ले जा सकते हैं। नी मिंग्यांग ने ताली बजाई क्योंकि इन परिष्कृत लोहे के लिए वह खुद धूल मिट्टी से सना हुआ था। हालांकि निम्न श्रेणी के हथियारों का प्रलोभन बहुत ज्यादा था, नी मिंग्यांग इंतजार नहीं कर सकता था। ये सुनकर लिन फैन तुरंत थोड़ा उलझन में पड़ गया। लग रहा था कि वह अभी भी बहुत भोला था। ये परिष्कृत लोहा मुफ्त में लिया जा सकता था, फिर भी वह घर में कबाड़ ढूंढ रहा था। ये हास्यास्पद था। छोटे भाई आइए। तभी नी मिंग्यांग ने अपने पैर फैलाए, घोड़े की मुद्रा में खड़ा हुआ और दांत पीस लिए, मानो उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। बड़े भाई आप क्या कर रहे हैं? लिन फैन इतना हैरान था कि नी मिंग्यांग की मुद्रा देखकर वह मुश्किल से बोल पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े भाई को किसी तरह की अजीबोगरीब लत हो? छोटे भाई क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं आपको बंदर आड़ू चुराने दूं तो आप बड़े भाई के लिए सिर्फ निम्न श्रेणी के हथियार ही बनाएंगे? बड़े भाई निम्न श्रेणी के हथियारों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, नी मिंग्यांग ने कहा। वरिष्ठ भाई आप क्या कर रहे हैं? कनिष्ठ भाई ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं? ठीक से खड़े हो जाए। कनिष्ठ भाई ऐसे इंसान नहीं हैं। ये कनिष्ठ भाई का सम्मान है कि वरिष्ठ भाई कनिष्ठ भाई को अपने लिए एक निम्न श्रेणी का हथियार बनाने की अनुमति देते हैं। लिन फैन ने जल्दी से नी मिंग्यांग के कंधे पर थपथपाया और कहा, कनिष्ठ भाई आप। इस क्षण नी मिंग्यांग ने राहत की सांस ली, फिर उसकी आवाज़ थोड़ी रुंधी हुई थी। कनिष्ठ भाई वरिष्ठ भाई आपकी महान दयालुता को अपने हृदय में याद रखेंगे। ओह वरिष्ठ भाई आप बहुत विनम्र हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। लिन फैन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। कनिष्ठ भाई नी मिंग्यांग ने कृतज्ञता से लिन फैन को देखा, उसकी आंखें भावुक आंसुओं से भर गईं। वरिष्ठ भाई कनिष्ठ भाई वरिष्ठ भाई छोटा भाई। नी मिंग्यांग की इच्छा हुई कि काश वह एक औरत होता ताकि वह अपने छोटे भाई का कर्ज चुका पाता। बंदर आड़ू चुराता है। तभी लिन फैन ने तुरंत अपनी चाल चली। यह मुफ्त अनुभव इतना अच्छा था कि इसे छोड़ना मुश्किल था। डिंग बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है, अनुभव जोड़ 300। कनिष्ठ भाई आप। नी मिंग्यांग जो बहुत भावुक हो गया था, अचानक अपना भाव बदल गया। उसे लगा जैसे उसकी जांघों पर कोई प्रागैतिहासिक आपदा आ गई हो और साथ ही उसे थोड़ा अविश्वास भी हो रहा था। क्या वे पहले ही सहमत नहीं हो गए थे? लिन फैन ने हल्की सांस ली, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, फिर उसने एक गंभीर भाव धारण कर लिया, मानो वह भूखे छात्रों को उपदेश दे रहा हो। वरिष्ठ भाई साधना का मार्ग खतरों से भरा है। कनिष्ठ भाई देखता है कि वरिष्ठ भाई लोगों के साथ इतनी ईमानदारी से पेश आते हैं और कनिष्ठ भाई को डर है कि भविष्य में वरिष्ठ भाई को बहुत कष्ट होगा, इसलिए कनिष्ठ भाई ही यही रास्ता अपना सकता है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ भाई मुझे माफ कर देंगे, लिन फैन ने गहरी भावना और ईमानदारी से कहा। छोटे भाई सही कह रहे हैं, बड़े भाई ने सबक सीख लिया है,
लेकिन छोटे भाई बड़े भाई कम दर्जे के हथियार कब तैयार कर पाएंगे? नीमिंग्यान कम दर्जे के हथियारों के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहा था। लिन फैन ने मन ही मन नीमिंग्यान को असहाय होकर देखा। बड़े भाई, कम दर्जे के हथियारों की खातिर आपने अपनी ईमानदारी भी त्याग दी है। ये सुनकर छोटे भाई सचमुच अवाक रह गए। बड़े भाई, निश्चिंत रहो, कल सुबह मैं कैफेटेरिया में रहूंगा, बड़े भाई के हथियार लेने का इंतजार करूंगा, लिन फैन ने कहा। हाँ, तो मैं छोटे भाई को परेशान करूंगा। बड़े भाई की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। नीमिंग्यान का चेहरा लाल हो गया था और वह मुश्किल से बोल पा रहे थे। ठीक है, लिन फैन ने सिर हिलाया। फिर नीमिंग्यान कमरे से बाहर चले गए, खुद दरवाज़ा बंद किया और जाते हुए कहा, छोटे भाई यहीं रुके, बड़े भाई खुद ही काम चला लेंगे। दरवाज़ा बंद होते ही नीमिंग्यान के दांत किटकिटाने लगे और वह तुरंत ज़मीन पर उखड़ू बैठ गया, फिर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए चला गया। लिन फैन ने नीमिंग्यान को जाते हुए देखा, थोड़ा मुस्कुराया, फिर ज़मीन पर पड़े परिष्कृत लोहे को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह वाह, ये परिष्कृत लोहा उसके लिए मौज मस्ती करने के लिए काफ़ी था। उसका उपपेशा कारीगर मास्टर पहले से ही कारीगर मास्टर रैंक 1 था। वह कबाड़ धातु से निम्न श्रेणी के हथियार बना सकता था और इस परिष्कृत लोहे का इस्तेमाल मध्यम श्रेणी के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि एक उपपेशे का एक फ़ायदा भी था, अगर सामग्रियों का एक समूह मध्यम श्रेणी का हथियार बना सकता है तो सामग्रियों का वही समूह 2 निम्न श्रेणी के हथियार भी बना सकता है। बाहरी संप्रदाय में निम्न श्रेणी के हथियार पहले से ही चलन में थे। अगर मध्यम श्रेणी के हथियार बिक्री के लिए रखे जाते तो उन्हें कौन खरीद सकता था? पुनश्च सभी कृपया सिफारिश टिकट और नियमित लाल लिफाफे न भेजें। मैंने आज ही संपादक से बात की है और नई किताब के प्रकाशन काल में लाल लिफाफे भेजने से परिणामों की प्रामाणिकता प्रभावित होगी। तो सभी लोग कृपया अपना तरीका बदलें और इनाम दें। हे दिंग ने महान यान राजवंश में निर्मित उत्तम लोहा नामक जाली सामग्री की खोज की थी। लिन फैन ने अपने हाथ में उत्तम लोहे का तौल किया, वह हल्का नहीं था। इस हथेली के आकार के उत्तम लोहे के टुकड़े के लिए एक साधारण कारीगर गुरु के पास एक भी हथियार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता था। हालांकि लिन फैन के पास एक प्रणाली थी, केवल इस एक टुकड़े से एक मध्यम श्रेणी का हथियार बनाया जा सकता था। तार्किक रूप से कोई कारीगर गुरु कितना भी कुशल क्यों न हो, उत्तम लोहे से मध्यम श्रेणी का हथियार बनाना असंभव होगा। लेकिन लिन फैन के अनुसार इस द्वितीयक व्यवसाय कारीगर गुरु के पास स्पष्ट रूप से एक बफ बोनस था जो जाली हथियारों के ग्रेड को बढ़ा सकता था। लिन फैन ने उत्तम लोहे का एक टुकड़ा भट्टी में फेंक दिया। डिंग, निम्न श्रेणी की तलवार बनाने के लिए बधाई। कारीगर गुरु का अनुभव जोड़ 100। डिंग, निम्न श्रेणी का खंजर बनाने के लिए बधाई। कारीगर गुरु का अनुभव जोड़ 100। अल्पविराम डॉट। फिलहाल लिन फैन के लिए मध्यम श्रेणी के हथियार बेकार थे। बाहरी संप्रदाय में निम्न श्रेणी के हथियार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। अगर वह पर्याप्त क्यूई इकट्ठा करने वाली गोलियां खरीद लेता तो लिन फैन तुरंत अपग्रेड हो जाता और फिर जल्दी से आंतरिक संप्रदाय में जाकर तबाही मचा देता। डिंग, आपके उपपेशे के अपग्रेड के लिए बधाई। कारीगर मास्टर स्तर 2। जैसे ही लिन फैन ने वही क्रिया जारी रखी, उसे अचानक एक मधुर ध्वनि सुनाई दी और उत्तम लौह सामग्री पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। फिलहाल उसके बैग में कुल 40 निम्न श्रेणी के हथियार थे। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो कुछ हथियार बेचकर वह निश्चित रूप से अपग्रेड कर सकता था। डोंग डोंग डोंग। इसी समय किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। वरिष्ठ भाई यिन, क्या हुआ? लिन फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस समय संप्रदाय में वह केवल वरिष्ठ भाई यिन और वरिष्ठ भाई नी को ही जानता था। लिन फैन, आज आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए बाहरी संप्रदाय में आ रहे हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? यिन मोचेन ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता? लिन फैन दंग रह गया। वरिष्ठ भाई यिन, आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई आंतरिक संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय बाहरी संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा करने क्यों आ रहे हैं? ये संप्रदाय की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाहरी संप्रदाय में आते हैं। पहला, हम कनिष्ठ भाइयों को कुछ प्रेरणा देने के लिए, और दूसरा, प्रतियोगिता के बाद बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाई साधना के दौरान आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों से परामर्श कर सकते हैं, यिन मोचेन ने कहा। लिन फैन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल सिंघुआ विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले वरिष्ठ छात्रों को अपने विद्यालय में वापस आने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि कनिष्ठ छात्रों को आगे बढ़ने के लिए कुछ मिल सके, उन्हें कड़ी मेहनत करने और भविष्य में सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि लिन फैन को इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लिन फैन ये देखना चाहता था कि इन आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों की साधना कैसी होती है। ठीक है वरिष्ठ भाई, तो चलिए, लिन फैन ने कहा।
हाँ, जल्दी करते हैं, वरना खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, यिन मोचेन ने जल्दी से कहा। हर साल इस समय बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों के लिए ये सबसे रोमांचक समय होता था, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही सभी चिंताओं का समाधान आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों द्वारा किया जा सकता था। जब लिन फैन और वरिष्ठ भाई यिन वहां पहुंचे तो वह पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ लोगों के सिर हिल रहे थे। सामने नीली ईंटों से बना एक चौकोर मार्शल आर्ट मंच था, जिसके किनारे अलग अलग थे। मार्शल आर्ट स्टेज के चारों ओर 4 ड्रैगन जैसे ऊंचे स्तंभ थे, जो भव्य और असाधारण थे। जूनियर भाई, चलो उस तरफ चलते हैं, वहां कम लोग हैं। यिन मोचेन ने बाएं दाएं देखा, आखिरकार उसे दूसरी तरफ कम लोग दिखाई दिए। यहां खड़े होकर वह मंच पर क्या हो रहा था, ये बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। इनसेक्ट सीनियर ब्रदर्स की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का यह मौका साल में सिर्फ एक बार ही मिलता था। अगर वे इस बार चूक गए तो उन्हें अगले साल तक इंतजार करना होगा। लिन फैन और यिन मोचेन के अपनी जगह पाने के बाद आखिरकार मार्शल आर्ट के मंच पर लोग दिखाई दिए। चमकीले वस्त्र पहने पुरुषों और महिलाओं का एक समूह आकाश से उतरा, मानो अमर देवता उतर आए हों। जैसे ही ये आंतरिक संप्रदाय के शिष्य उतरे, जमीन पर बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का जयकारा और भी तेज हो गया। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का ये समूह आकर्षण का केंद्र था, मानो किसी महान युग के सुपरस्टार हों और दूसरों के जयकारों का आनंद ले रहे हों। लिन फैन ने मंच पर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के समूह को देखा और ध्यान से उनका निरीक्षण किया। जनजात 5वां चरण, जनजात 4था चरण, जनजात 8वां चरण, अल्पविराम डॉट, जनजात 9वां चरण। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के इस समूह में सर्वोच्च साधना वाला व्यक्ति आत्मा प्रवेश के दूसरे चरण में था, जो मेंग यानक्वान से बहुत पीछे था। और इस बार आत्मा प्रवेश के दूसरे चरण में यह आंतरिक संप्रदाय शिष्य ही प्रभारी होना चाहिए। मंच पर अपने बगल में बैठे लोगों से कुछ शब्द कहने के बाद वह उन्हें सामने ऊंची कुर्सियों पर ले गया। लिन फैन ने आत्मा प्रवेश के दूसरे चरण में इस शिष्य पर ध्यान केंद्रित किया। लिन फैन अपने शरीर से एक शक्तिशाली, अत्यंत संयमित ची को महसूस कर सकता था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होती है। ठीक इसी समय ऊपर पत्थर की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति बोला। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसने कई बाहरी संप्रदाय शिष्यों के मन को झकझोर दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। इतना शक्तिशाली! लिन फैन चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को भी कम नहीं आंक सकता। अर्जित और जनजात एक दुर्गम खाई थी, और जनजात और आत्मा प्रवेश तो और भी ज्यादा अलग थे। इसी समय 2 आंतरिक संप्रदाय शिष्य मंच पर तैरते हुए आए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुट्ठियां बांधकर अभिवादन किया। लिन फैन की नज़र में वे दोनों जनजात 7वें चरण के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। हालांकि उनकी क्यूई दूसरे चरण के आत्मा प्रवेश शिष्य जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी उन्होंने लिन फैन को एक बहुत ही खतरनाक एहसास दिया। शुरू करो। ऊपर बैठा आंतरिक संप्रदाय का शिष्य, मानो दुनिया को नियंत्रित करने वाला कोई सम्राट हो, परम वैभव के साथ बोला और कार्य किया, जिससे लोगों के लिए विरोध करना असंभव हो गया। यिन, इस समय ड्रैगन की दहाड़ की आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। दोनों शिष्यों की पीठ पर रखी लंबी तलवारें प्रकाश की धारियां बिखेरती हुई निकली, उनके ब्लेड चमक की एक परत से ढके हुए थे। अद्भुत, सचमुच अद्भुत! यिन मोचेन ने चमकती आंखों से मंच पर दोनों वरिष्ठ भाइयों को देखा। यह अर्जित क्षेत्र है। अल्पविराम डॉट। लिन फैन ने मंच पर 2 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को लड़ते देखा, उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। कितना शानदार! ये सचमुच बहुत शानदार था। ये साधना तकनीक है। लगता है मुझे पुस्तकालय जाकर कुछ किताबें उधार लेनी चाहिए ताकि मैं इनका गहन अध्ययन कर सकूं। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही चकाचौंध करने वाली। कनिष्ठ भाई, क्या आपने वह देखा? ये आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब उनके जैसा बन पाऊंगा। यिन मोचेन ईर्ष्या से देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। जल्द ही, जल्द ही। लिन फैन ध्यान से देख रहा था, उसका दिल भी थोड़ा उत्तेजित था। आह, कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई जानते हैं कि इस जीवन में आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना उनके लिए शायद निराशाजनक है, यिन मोचेन ने खेद से कहा। लिन फैन ने आंखें घुमाईं, अपने वरिष्ठ भाई को बताना चाहता था कि वह अपने बारे में बात कर रहा था। लेकिन वरिष्ठ भाई यिन में आत्मविश्वास की इतनी कमी देखकर लिन फैन ने उन्हें उचित मार्गदर्शन देना जरूरी समझा। जब मंच पर मौजूद 2 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी प्रतियोगिता समाप्त की, तो नीचे बाहरी संप्रदाय के शिष्य लगातार जयकार कर रहे थे, पहले से भी ज्यादा हैरान। अगला मार्गदर्शन सत्र है। क्या कोई दोनों वरिष्ठ भाइयों के साथ मुकाबला करने को तैयार है? बेशक, कोई हताहत नहीं होगा। आत्मा प्रवेश के दूसरे चरण में आंतरिक संप्रदाय का शिष्य कुर्सी पर बैठा हुआ बोला। इस समय नीचे बाहरी संप्रदाय के शिष्य आपस में कानाफूसी करने लगे। ये खंड बहुत दिलचस्प था।
कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन वे बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें डर था कि उनकी साधना इतनी कम है कि वे वरिष्ठ भाइयों की नज़र में नहीं आ पाएंगे और वरिष्ठ भाई उन्हें बेकार समझेंगे। पहले भी ऐसा एक उदाहरण हुआ था। एक कनिष्ठ भाई मार्गदर्शन के लिए ऊपर गया था और बाद में मार्गदर्शक वरिष्ठ भाई ने उसे बेकार करार दिया था। क्योंकि वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाला नहीं था, वह कभी उबर नहीं पाया और बर्बाद हो गया। इस समय मंच के नीचे खड़ा लिन फैन तुरंत हंस पड़ा। ऊपर जाकर मुकाबला करो और कोई हताहत नहीं होगा। अगर वह आड़ू चुराने, लाभ प्राप्त करने का एक रूपक में सफल हो जाता तो क्या वह बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाता? मैं आऊंगा। इस समय लिन फैन ने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठा दिया। कनिष्ठ भाई यिन मोचेन स्तब्ध रह गया, लिन फैन को अविश्वास से देख रहा था। यिन मोचेन के विस्मयकारी भाव के बीच लिन फैन मंच पर कूद पड़ा, शान और गर्व से, और नीचे कनिष्ठ भाइयों और वरिष्ठ भाइयों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़े। हजारों लोगों द्वारा देखे जाने का यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग दिखावा करने को तैयार थे। नीचे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने किसी को मंच पर चढ़ते देखकर मन ही मन अंगूठा ऊपर कर दिया। हालांकि कुछ शिष्य ऊपर चढ़े व्यक्ति को देखकर पूरी तरह से चकित हो गए और उनके उत्तेजित चेहरों पर डर के भाव भी दिखाई दिए। आड़ू चुराने वाला पागल। आड़ू चुराने वाला पागल कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में एक बुरा सपना था। हर शिष्य जिसने आड़ू चोरी होते देखा था वह भयभीत और कांप रहा था। उसे देखे बिना भी उसकी आवाज़ सुनकर ही उनकी रगों में अकड़न आ जाती थी। मंच के नीचे एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य भीड़ में छिपा हुआ था और लिन फैन को ठंडी निगाहों से देख रहा था। हान लू ने मंच पर मुस्कुराते हुए लिन फैन को देखा और उसका दिल गुस्से से भर गया। उसे संत दानव संप्रदाय में किसी से कोई शिकायत नहीं थी, उसे सिर्फ लिन फैन से ही नाराजगी थी। अपने अच्छे कर्मों को कई बार बर्बाद करने के बाद हान लू हमेशा अपने दिल में ये द्वेष रखता था। हालांकि वर्तमान हान लू के लिए अभी बदला लेने का समय नहीं आया था। उसका एकमात्र लक्ष्य अब अपनी साधना को तेजी से बढ़ाना था। एक ऐसा क्षेत्र जहां पहुंचने में दूसरों को कई महीने लग जाते थे, हान लू को बस कुछ ही दिन लगे। संयोगवश हान लू को पता चला कि आकाशीय वसाओस में रात भर ची संग्रहण गोली रखने से ची संग्रहण गोली की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इस खोज ने हान लू को बहुत चौंका दिया। इसके बाद इस अवधि के दौरान उन्नत क्यूई संग्रहण गोली पर निर्भर रहने से हान लू की साधना में तेजी आए और वह 5वें चरण की अर्जित साधना अवस्था में पहुंच गया। और औषधीय गोली की गुणवत्ता सुधारने की इस विधि पर निर्भर रहने से हान लू को विश्वास था कि वह 1 महीने के भीतर 6ठे चरण की अर्जित साधना अवस्था तक पहुंच सकता है। आधे साल के अंदर वह निश्चित रूप से अर्जित लोक में पहुंच जाएगा और एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा। इस समय लिन फैन मार्शल आर्ट के मंच पर खड़ा था, अपने सामने आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को देख रहा था, अपनी मुठ्ठियां भींच रहा था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य लिन फैन, कृपया वरिष्ठ भाई मुझे मार्गदर्शन दें। लिन फैन अपने मन में कुछ बुदा रहा था, क्या उच्च रूप वाले लोग साधना में भी बहुत ऊंचे होते हैं? उसके सामने खड़े इस आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई का चेहरा जैद जैसा था, लाल होंठ और सफ़ेद दांत थे और वह हवा की ओर मुंह किए हुए जैद के पेड़ जैसा सुंदर था। आधुनिक समय में वह अनगिनत युवतियों के दिलों में एक ओप्पा होगा। आपकी साधना कैसी है? आंतरिक संप्रदाय के शिष्य यू फैंग ने उदासीनता से पूछा, लेकिन मन ही मन अपने मन में भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह अपने सामने इस कनिष्ठ भाई की साधना को समझ नहीं पा रहा था। वरिष्ठ भाई को रिपोर्ट करते हुए, कनिष्ठ भाई अर्धचरणीय सहज साधना है। लिन फैन जानता था कि उसकी प्रणाली के कारण दूसरे लोग उसकी साधना नहीं देख सकते थे, लेकिन लिन फैन खुला और ईमानदार था, बाघ को खाने के लिए सूअर बनने जैसा कुछ भी नहीं करता था। इसलिए लिन फैन अपनी साधना छिपाने से कतराता था। मंच के नीचे खड़ा यिन मोचेन लिन फैन की बातों से इतना स्तब्ध था कि बोल ही नहीं पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? कनिष्ठ भाई वास्तव में अर्धचरणीय सहज साधना है। यह और हान लू, जिसका चेहरा शांत था, अचानक भाव बदल गया। उसने इस व्यक्ति की साधना अर्धचरणीय अर्जित क्षेत्र होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके और लिन फैन के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। हालांकि विचारों में बदलाव के साथ हान लू ने इस गहरी निराशा को दबा दिया। ये व्यक्ति किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पुत्र होगा और बचपन से ही उसे बहुमूल्य औषधीय पदार्थों की सहायता मिली होगी, इसीलिए उसकी साधना इतनी ऊंची थी। अपने लिए एक कारण ढूंढने के बाद हान लू का मन शांत हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जब तक उसके पास जेड शुद्ध बोतल है, वह भविष्य में लिन फैन को जरूर रौंद पाएगा। अर्जित तो अर्जित ही होता है, आधा कदम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपने सहज में प्रवेश नहीं किया है तो आप कभी सहज नहीं हो पाएंगे। ये आधा कदम सहज वाली कहावत बस कुछ आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। यूफैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और उसे कड़ी फटकार लगाए। इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के सामने यूफैंग ने काफ़ी दिखावा किया। यूफैंग हर साल अति महत्वाकांक्षी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के इस समूह को डांटता था।
यू फैंग की नज़र में ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य कुएं की तलहटी में पड़े मेंढकों की तरह थे, जिन्हें दुनिया की विशालता का अंदाज़ा नहीं था और थोड़ी सी साधना से ही वे आत्मसंतुष्ट हो जाते थे। लिन फैन ने उसकी तरफ देखा। तुम बुरे नहीं हो, लेकिन शानदार सिस्टम भी कहता है कि यह अर्धचरणीय सहज है। क्या सिस्टम तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है? हालांकि लिन फैन बहुत समझदार इंसान था। स्वाभाविक रूप से वह सीनियर भाई से बहस नहीं करेगा। आखिरकार वह यूं ही मंच पर नहीं आया था। अगर उसने मौके का फायदा नहीं उठाया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतने सारे लोगों के देखते हुए अमर राक्षसी शरीर की लंबी साधना थोड़ी अविश्वसनीय हो सकती है। हालांकि अगर वह उससे एक आड़ू चुरा सके तो यह वाकई एक बहुत बड़ा लाभ होगा। एक 7वें चरण का सहज विशेषज्ञ। अगर वह 7वें चरण के सहज बंदर का आड़ू चुरा सके तो क्या यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक नहीं होगा? हालांकि अभी के लिए लिन फैंग को अभी भी एक नाटक करना था, वरना इस आंतरिक संप्रदाय के सीनियर भाई के व्यवहार को देखते हुए शायद वह उसे जाने न दे। वरिष्ठ भाई की बातें सुनना 10 साल से ज्यादा साधना करने से बेहतर है। कनिष्ठ भाई इसे ध्यान में रखेंगे। लिन फैंग ने मुठ्ठियां भींचकर सिर हिलाया और जवाब दिया। हाँ, इस समय यू फैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लड़का सीखने लायक था और यह अच्छी बात थी कि वह अपनी गलतियां जानता था और उन्हें सुधार सकता था। अच्छा, चूंकि तुमने 9वें चरण की साधना प्राप्त कर ली है तो वरिष्ठ भाई भी तुम्हारे जैसी ही साधना करेंगे। तुम जरूर लंबे समय से बाह्य संप्रदाय में रहे होगे और बाह्य संप्रदाय की साधना तकनीकें तुम्हें अच्छी तरह से पता होंगी। तो आक्रमण करने के लिए बाह्य संप्रदाय की साधना तकनीक सप्त दानव हस्तकला का प्रयोग करो और वरिष्ठ भाई तुम्हें कुछ सुझाव देंगे, यू फैंग ने कहा। यू फैंग को आंतरिक संप्रदाय में एक प्रखर साधक माना जाता था। उनकी प्रतिभा और बोध क्षमता भी संप्रदाय की प्रतिभाओं में से एक थी। बाह्य संप्रदाय में 3 वर्षों के भीतर यू फैंग एक साधारण व्यक्ति से उपाजित लोक में पहुंच गया। साथ ही वह बाह्य संप्रदाय की साधना तकनीकों से भी पूरी तरह परिचित था। ये सप्त दानव हस्तकला बाह्य संप्रदाय के लिए एक अनिवार्य साधना तकनीक थी क्योंकि इसे समझना आसान था और यह काफ़ी शक्तिशाली थी। हालांकि बहुत कम लोग इसमें निपुणता प्राप्त कर पाते थे और यू फैंग उन शिष्यों में से एक था जिन्होंने इस साधना तकनीक में निपुणता प्राप्त की थी। तुम अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहे हो? यू फैंग ने देखा कि बाहरी संप्रदाय का शिष्य अभी भी वहीं खड़ा था और कुछ नाराजगी से पूछा। वरिष्ठ भाई, मुझे यह नहीं पता, लिन फैंग ने बेबसी से कहा। एक संत दानव संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य होने के नाते क्या आप इस साधना तकनीक को नहीं जानते? यू फैंग स्तब्ध रह गया, लिन फैंग को अविश्वास से देखते हुए। तो आपको नीली लकड़ी की तलवार क्यूई कला तो पता ही होगी, है ना? लिन फैंग वहीं खड़ा रहा, अपना सिर खुजलाता हुआ, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। वरिष्ठ भाई, मुझे ये भी नहीं पता। इसी समय नीचे बाहरी संप्रदाय के शिष्य जोर से हंस पड़े। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थिति देखी थी। उन सभी ने वरिष्ठ भाई यू फैंग द्वारा बताई गई 2 साधना तकनीकों में हाथ आजमाया था, जिनकी साधना अपेक्षाकृत आसान थी, निम्न श्रेणी की पीली श्रेणी की साधना तकनीकें। उन्होंने लिन फैंग से यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें जानना ये वाकई मज़ेदार था। यू फैंग भी लिन फैंग से नाराज था और उसे बहुत ही अप्रिय भाव से देख रहा था। तो फिर तुम असल में क्या जानते हो? यू फैंग को इस छोटे भाई से कोई उम्मीद नहीं बची थी। अगर वह इतनी सरल अनिवार्य साधना तकनीकों में भी महारत हासिल नहीं कर सकता तो फिर क्या फ़ायदा? यू फैंग को ये पूछते देख लिन फैंग उस समय जवाब देने में सचमुच शर्मिंदा था। ये बंदर आड़ू चुराता है कहना वाकई मुश्किल था। ठीक है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो, यू फैंग अब और कुछ नहीं कहना चाहता था। हाँ वरिष्ठ भाई, लिन फैंग ने सिर हिलाया, फिर कदम दर कदम आगे बढ़ा और फिर जोर से चिल्लाया। वरिष्ठ भाई, मेरी चाल चलो, 9 स्वर्ग पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, देवताओं और बुद्धों का वध कर रहे हैं। लिन फैंग का आभामंडल इस समय इंद्रधनुष जैसा था, आगे बढ़ रहा था, 10,000 सैनिकों की सेना जैसी अजय आभा के साथ। यू फैंग ने लिन फैंग को अपनी ओर बढ़ते देखा, चुपके से अपना सिर हिला रहा था, खामियों से भरा हुआ, आभा से पूरी तरह रहित। फिर उसने उसके हमले को रोकने के लिए अपनी उंगली बढ़ाने की तैयारी की, और जैसे ही वह यू फैंग के पास पहुंचा, लिन फैंग की गति बदल गई। बंदर आड़ू चुराता है, यू फैंग ने घुराघुराहट की एकमात्र चाल और वह उससे बेहद निराश था। और इस क्षण यू फैंग के हाव भाव बदल गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस चाल ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये कैसे हो सकता है? हालांकि यू फैंग की साधना अर्जित 9वें चरण तक दबा दी गई थी, लेकिन उसकी अंतर्निहित साधना नींव अभी भी मौजूद थी। ये साधारण सी लगने वाली चाल वास्तव में उसे ऐसा महसूस करा रही थी कि वह उसे रोक नहीं सकता। वह 7वें चरण की सहज साधना वाला एक प्रतिष्ठित आंतरिक संप्रदाय शिष्य उससे कैसे टूट सकता था? यह असंभव था। आदिकालीन नौक्रांतियां। इसी क्षण यू फैंग का शरीर बदल गया और उसने लिन फैंग के शरीर पर हथेली से थप्पड़ मारा।
लिन फैन जैसे ही सफल होने वाला था, पाया कि उसकी छाती पर एक जोरदार प्रहार हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक था। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 6000। लिन फैन ने अपनी छाती थपथपाए। आदिकालीन नौक्रांतियां किस प्रकार की साधना तकनीक थी। अभी अभी यू फैंग उसके बंदर आड़ू चुराता है से पूरी तरह बच नहीं पाया था, लेकिन उसने तुरंत अपना शरीर हिलाया और अपनी हथेली छाती पर पटक दी। लगता है साधना तकनीकें वाकई उतनी ही ज्यादा मजेदार होती हैं जितनी ज्यादा। इस बार आड़ू चुराने में सफल होने के बाद उसे जाकर कुछ और साधना तकनीकें सीखनी चाहिए। तुम इतनी घिनौनी चाल कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। लिन फैंग को एक ही वार से उड़ा देने के बाद यू फैंग के चेहरे पर बहुत ही भद्दी अभिव्यक्ति थी। अगर उसने समय रहते प्रतिक्रिया न दी होती तो वह सचमुच लिन फैंग की चाल का शिकार हो जाता। ये कैसी घिनौनी चाल। वरिष्ठ भाई, यह मेरी एक बिल्कुल जायज़ तकनीक है। हालांकि वरिष्ठ भाई, आपने अभी अभी कनिष्ठ भाई को जो हथेली का वार किया है, उससे मेरी छाती में अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन कनिष्ठ भाई के पास एक और चाल है और मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ भाई मेरा मार्गदर्शन करें। लिन फैन जाहिर है ये स्वीकार नहीं कर सका कि यह एक घिनौनी चाल थी। हालांकि यह बंदर आड़ू चुराता है एक निम्न स्तरीय साधना तकनीक है, मेरे हाथों में ये निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगी। और अभी अभी लिन फैन को पता चला है कि बंदर आड़ू चुराता है में बहुत अधिक विकास क्षमता है। वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे इस चाल 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों के बारे में मार्गदर्शन करें। लिन फैन ने संगीतमय लय के साथ 2 बार चिल्लाया और अभ्यास किए हुए हाव भावों के साथ यू फैंग की ओर दौड़ा। और जैसे ही वह यू फैंग के पास पहुंचा, लिन फैन तुरंत नीचे झुका और जोर से चिल्लाया, बंदर आड़ू चुरा रहा है। यू फैंग इस क्षण चौंक गया। ये चाल फिर से आदिम अराजकता के 9 चक्कर। धमाका, लिन फैन एक और हथेली के प्रहार से उड़ गया। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर ने 6000 अनुभव प्राप्त कर लिए। लिन फैन, जो जमीन पर गिर गया था, तुरंत वापस ऊपर आ गया। यू फैंग की साधना वर्तमान में उपाजित क्षेत्र के 9वें चरण तक सीमित थी। एक हथेली के प्रहार से केवल 6000 अनुभव प्राप्त होते थे। अमर राक्षसी शरीर के लिए आवश्यक 30 लाख अनुभव की तुलना में ये तो बस एक बूंद के बराबर था। नहीं, उसे यू फैंग को अपनी साधना बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा, अन्यथा लाभ अधिकतम नहीं होंगे। वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई कई दिनों से उपाजित क्षेत्र के 9वें चरण में फंसा हुआ है, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कृपया अपनी साधना को उपाजित क्षेत्र के 3रे चरण तक सीमित कर दे ताकि कनिष्ठ भाई पर पर्याप्त दबाव पड़ सके। लिन फैन चिल्लाया। यू फैंग ने लिन फैंग की ओर देखा और एक पल के लिए भी कुछ नहीं बोला। लिन फैन उसे पहले ही 2 बार उकसा चुका था। अब ये सुनकर वह भी उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। हालांकि वरिष्ठ भाई इस समय ऊपर बैठे देख रहे थे। अगर कुछ हुआ तो समझाना मुश्किल हो सकता है। कनिष्ठ भाई, इससे जनहानि हो सकती है, यू फैंग ने कहा। साधना का मार्ग स्वाभाविक रूप से ऐसा है जहां जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं। कृपया वरिष्ठ भाई, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, लिन फैन ने धर्मपूर्वक और निडरता से कहा। अच्छा, चूंकि ऐसा है कनिष्ठ भाई, आपको सावधान रहना चाहिए। यू फैंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर वह खुद मौत चाहता था तो वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। लिन फैंग ने यू फैंग की ओर देखा। आंतरिक संप्रदाय सचमुच अपने नाम के अनुरूप था, वह शायद एक अनुभवी योद्धा था। बाहरी संप्रदाय के सरल चित्त शिष्यों की तुलना में उनमें जमीन आसमान का अंतर था। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद कोई भी प्रशिक्षण के लिए बाहर जा सकता था और विभिन्न चीजों का अनुभव करने के बाद लोग बदल जाते थे। और अर्जित क्षेत्र में कदम रखने के बाद बाहरी प्रशिक्षण के दौरान उसकी सुरक्षा की गारंटी होती थी। आखिरकार अर्जित क्षेत्र में पहुंचे बिना वह अंततः एक चींटी ही होता। संत दानव संप्रदाय ने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पहाड़ छोड़ने से मना किया था, उनकी सुरक्षा के लिए भी। आंतरिक संप्रदाय को संत दानव संप्रदाय का मूल अंग माना जाता था, जिसमें कई हित शामिल थे और इस प्रकार अधिक षड्यंत्र और धोखे थे। इस समय ऊंचे मंच पर पत्थर की कुर्सी पर बैठे वरिष्ठ भाई ने अपनी संकुचित आंखें। लिन फैंग को अब यू फैंग की आभा में बहुत वृद्धि महसूस हुई। अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो यू फैंग, जिसकी शक्ति अर्जित क्षेत्र के 3रे चरण तक सीमित थी, उससे कहीं बेहतर था। हालांकि उसके पास सुरक्षा के लिए अमर राक्षसी शरीर था। अगर अर्जित क्षेत्र के 3रे चरण का कोई हमला उस पर पड़ता तो शायद उसे कड़ी टक्कर देने के लिए काफी होता। हालांकि लिन फैन बिल्कुल भी नहीं डरा। अर्जित क्षेत्र का सिर्फ 3रा चरण उसे नहीं मार सकता था। वरिष्ठ भाई, ये चाल अपनाओ, रुलाई दिव्य हथेली। ये स्वर्ग से उतरने वाली पौराणिक हथेली तकनीक है, लिन फैन ने शांति से कहा, फिर अपने पैर मोड़े और बोइंग की आवाज के साथ आकाश में उड़ गया। चाले चल रहा है, यू फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया, इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। लिन फैन, जो अब हवा में था, ने यू फैंग को स्थिर देखा और थोड़ा निराश हुआ। असल में उसे यह बात हजम नहीं हुई।
दरअसल अदरक जितना पुराना होता है उतना ही तीखा होता है। लिन फैन चिंतित नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि सामने वाला कभी गलती नहीं करेगा। वरिष्ठ भाई, ये लो, लिन फैन ने उसे याद दिलाया। यू फैंग की पलकें हल्की सी फड़कीं। जैसे ही लिन फैन पास आया उसने हथेली से वार किया। लिन फैन को तुरंत अपने सीने में एक गर्माहट महसूस हुई जो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी और फिर वह उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर ने 30,000 अनुभव प्राप्त कर लिए। फफ, लिन फैन ने मुंह भर खून थूक दिया। ये वाकई बहुत जबरदस्त था। अर्जित और जन्मजात के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। लिन फैन ये भी नहीं देख पा रहा था कि यू फैंग ने अपनी चाल कैसे चली। अर्जित क्षेत्र क्यूई और रक्त का संवर्धन करता है, जबकि अर्जित क्षेत्र असली मूल क्यूई का संवर्धन करता है। लिन फैन ने अभी अभी अपने शरीर में एक भयंकर और शक्तिशाली लाल असली मूल क्यूई का उभार महसूस किया था, लेकिन यह असली मूल क्यूई उसके अंदर ज्यादा उछलने से पहले ही तुरंत अवशोषित हो गई। हान लू ने लिन फैन को मौत को गले लगाते देखा और मन ही मन खुश हुआ। वह बस मौत के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन जब उसने लिन फैन को खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे थोड़ा अविश्वास हुआ। बड़े भाई, वह हथेली का वार वाकई बहुत जोरदार था। छोटे भाई ने उसे साफ साफ देखा भी नहीं। फिर से, लिन फैन ने अपनी सांसें थोड़ी सी थामते हुए कहा। यू फैंग को थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था कि दूसरा पक्ष अभी भी खड़ा हो सकता है। हालांकि अभी अभी हथेली का वार रोक लिया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना कोई अर्जित क्षेत्र का साधक कर सके। यू फैंग एक कदम आगे बढ़ा। उसका आभामंडल प्रचंड था। वाह, कनिष्ठ भाई वाकई हैरान करने वाला है। वरिष्ठ भाई भी देखना चाहेंगे कि कनिष्ठ भाई के पास और कौन कौन सी चालें हैं। असंख्य तलवारें संप्रदाय में लौट रही हैं। लिन फैन इनमें से किसी भी चाल को नहीं जानता था। वह बस माहौल बनाने के लिए उपन्यासों से नाम उधार ले रहा था। हालांकि नीचे बाहरी संप्रदाय के शिष्य बड़े उत्साह से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कनिष्ठ भाई लिन की चालों के नाम काफी रोमांचक हैं। लेकिन असंख्य तलवारें संप्रदाय में लौट रही हैं, आखिर क्या था? यू फैंग लिन फैंग की शेखी बघारने से अच्छी तरह वाकिफ था और स्वाभाविक रूप से वह मूर्ख नहीं बनेगा। धमाका! लिन फैंग को यू फैंग ने सीधे हाथ से पकड़ लिया और बिना किसी प्रतिरोध के उसे उड़ा दिया। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर ने 40,000 अनुभव प्राप्त कर लिए। लिन फैंग पीठ के बल गिर पड़ा, लेकिन उसके दिल में रोमांच और भी गहरा होता गया। वास्तव में मृत्यु को आमंत्रित करने की कोई सीमा नहीं होती। उच्च लोगों को चुनौती देना ही राजसी तरीका था। इस तरह का अनुभव बोनस वाकई बहुत अच्छा था। हा, वरिष्ठ भाई कमाल के हैं। कनिष्ठ भाई सचमुच प्रभावित हैं। फिर से लिन फैंग का आभामंडल और भी मजबूत होता गया। वह बढ़ती बहादुरी के साथ लड़ता रहा, जबकि उसका असली नीला वस्त्र अब धीरे धीरे खून से लाल हो गया था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो पहले शोर मचा रहे थे, सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए। मंच पर उस पागल आदमी को अविश्वास से देख रहे थे। वह पहले से ही इतना घायल था, फिर भी वह ऐसा था। यिन मोचेन इस समय चिंतित था। कनिष्ठ भाई इतना आवेगी कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सचमुच मर जाएगा। वरिष्ठ भाई, ये चाल लो, 3 बिंदु मूल क्यूई। धमाका! डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर ने 40,000 अनुभव प्राप्त किया। वरिष्ठ भाई, ये चाल लो, उत्तर गहन दिव्य कला। धमाका! डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर ने 40,000 अनुभव प्राप्त किया। इस समय लिन फैन बार बार उड़ रहा था, जमीन पर गिर रहा था, उठ रहा था, उड़ रहा था, गिर रहा था और फिर उठ रहा था, लगातार बिना रुके। वहां मौजूद सभी लोगों को अवाक कर रहा था। भीतर के संप्रदाय के वरिष्ठ भाई भी ऐसे ही थे। हालांकि लिन फैन हमेशा हमले का शिकार होता था, लेकिन गिरने और फिर भी खड़े हो पाने की आभा ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया। यू फैंग अब तक सुन्न हो चुका था। धमाका! यू फैंग ने हथेली से वार किया, लेकिन इस बार लिन फैन उड़कर बाहर नहीं गया। वरिष्ठ भाई, लिन फैन ने एक हाथ से यू फैंग का हाथ पकड़ लिया। छी! जैसे ही लिन फैन ने अपना मुंह खोला, खून की एक बड़ी फुहार निकली। कनिष्ठ भाई, बस बहुत हो गया। यू फैंग भी इस पल भावुक हो गया। वरिष्ठ भाई, आप जैसे गुरु के साथ मुकाबला करने में सक्षम होने के लिए कनिष्ठ भाई। छी! कनिष्ठ भाई इस जीवन में संतुष्ट है। लिन फैन बोलते बोलते 2 बार थूका। कनिष्ठ भाई, यह एक रक्त समलन गोली है। अपनी चोटों को स्थिर करने के लिए इसे ले लो। हालांकि लिन फैन की साधना बहुत कमजोर थी, यू फैंग को याद नहीं था कि दूसरे पक्ष ने कितने हथेलियों के प्रहार सहे थे, और हर बार गिरने पर वह फिर से खड़ा हो जाता था। यू फैंग उसकी इच्छाशक्ति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। वरिष्ठ भाई, लिन फैन पहले तो मना करना चाहता था और कुछ भावुक शब्द कहना चाहता था, लेकिन इस पल उसने अपना विचार बदल दिया। डिंग, मुझे पवित्र औषधि रक्त समलन गोली मिली है। सेवन के बाद जोड़ 100,000 का अनुभव। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। लिन फैन ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और रक्त लाल रक्त समलन गोली अपने मुंह में डाल ली।
कनिष्ठ भाई, आपकी इच्छा शक्ति से भविष्य में आंतरिक संप्रदाय में आपके लिए जरूर जगह होगी। यूफैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी प्रशंसा की। यूफैंग ने जब से बाहरी संप्रदाय के किसी शिष्य का मार्गदर्शन करना शुरू किया था, तब से यह पहली बार था जब उसने उसे इतना ऊंचा दर्जा दिया था। वरिष्ठ भाई, लिनफैंग ने कृतज्ञता से यूफैंग की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी बाहें खोलीं यूफैंग को गले लगाने के लिए। यूफैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कनिष्ठ भाई उसे गले लगाना चाहते थे ताकि वह उसकी इच्छा पूरी कर सके। वरिष्ठ भाई, लिनफैंग ने धीरे से पुकारा। हाँ वरिष्ठ भाई, आज आपकी दयालुता के लिए कनिष्ठ भाई भविष्य में आपको जरूर बहुत कुछ देंगे। लिनफैंग की पहले से धुंधली आंखें धीरे धीरे चमक उठीं, लेकिन यूफैंग ने ध्यान नहीं दिया। ये कुछ नहीं है, बस एक साधारण रक्त समलन गोली है। कनिष्ठ भाई, अपना ख्याल रखना। वरिष्ठ भाई आंतरिक संप्रदाय में आपका इंतजार करेंगे, यूफैंग ने कहा। बात उस बारे में नहीं है। लिनफैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तो फिर क्या बात है? यूफैंग ने हैरानी से पूछा। बड़े भाई, हाँ, यूफैंग ने धीरे से गुनगुनाया। बंदर आड़ू चुराता है। इस पल दुनिया का रंग बदल गया, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। इस दुनिया में जिंदगी बस योजनाओं पर आधारित है। आखिरकार उसे सफलता मिली। इस समय लिनफैंग बहुत खुश था। हालांकि उसे यूफैंग के प्रति थोड़ा अपराध बोध हो रहा था, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। आखिरकार वह भविष्य में उसे उदारता से बदला जरूर देगा। जब से उसने सिस्टम प्राप्त किया और बंदर आड़ू चुराता है सीखा, तब से लेकर अब तक उसने जो भी सबसे संतोषजनक आड़ू चुराया था, वह निस्संदेह यूफैंग का ही था। लिनफैंग की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक उसके हाव भाव बदल गए और एक अदम्य आभा, जो मन पर दबाव डालती है, ज्वार की लहर की तरह उसकी ओर उमड़ पड़ी। इस समय यूफैंग का चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया था, बिल्कुल रंगहीन। उसकी नाजुक हथेली से अचानक चमकदार लाल लपटें फूट पड़ीं। लिनफैंग यूफैंग के सामने खड़ा था, उसका चेहरा तप रहा था। हे भगवान! इस समय लिनफैंग बहुत घबरा गया। यूफैंग साफ तौर पर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जन्मजात 7वें दर्जे की पूरी शक्ति के साथ अगर यह उस पर पड़ता, तो भले ही वह मरता न, वह अपंग हो जाता। तुम नरक में जा सकते हो। जिस क्षण लिनफैंग ने उसका आड़ू चुराया, सभी बचावों को पार कर चुके दर्द ने यूफैंग को पागल कर दिया। वह बस अपने सामने वाले व्यक्ति को एक हथेली से मार डालना चाहता था। धधकती हथेली। हालांकि यह धधकती हथेली एक गहन दर्जे की निम्न श्रेणी की साधना तकनीक थी, इसकी शक्ति अपार थी। हथेली का एक प्रहार जिसने सारी जीवन शक्ति को बुझा दिया, लिनफैंग की छाती पर लक्षित था। धमाका! लिनफैंग की छाती गर्म हो गई और एक झुलसती हुई सच्ची क्यूई उसके शरीर में बेतहाशा उमड़ पड़ी। अमर राक्षसी शरीर ने उसकी रक्षा की, लेकिन उसकी छाती अभी भी पूरी तरह से जलकर काली हो गई थी। लिनफैंग उड़ गया, फिर अखाड़े के बाहर जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ था। मंच के नीचे बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। यूफैंग की जन्मजात 7वीं श्रेणी की आभा के विस्फोट ने उन्हें पहले ही चौंका दिया था, और इस हथेली के प्रहार के बाद ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ये बुरा है, कनिष्ठ भाई लिन को जानलेवा खतरा हो सकता है। कनिष्ठ भाई लिन, यिन मोचेन ने अचानक प्रतिक्रिया दी और लिनफैंग की ओर दौड़ा। जब उसने कनिष्ठ भाई लिन की छाती पूरी तरह से काली और फटी हुई देखी, तो वह पूरी तरह से घबरा गया। यूफैंग ने भी इस क्षण प्रतिक्रिया व्यक्त की। दूर पड़े कनिष्ठ भाई लिन को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतना जोरदार प्रहार किया है। यूफैंग आगे बढ़कर जांच करना चाहता था, लेकिन उसकी जांघों के दर्द ने उसे इतना सुन्न कर दिया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। अंत में वह जमीन पर आधे घुटने टेककर दांत भींचते हुए धड़कते दर्द की लहरों को सहता हुआ ही रह सका। वह अर्जित लोक में प्रवेश कर चुका था और जन्मजात अदम्य शरीर प्राप्त कर चुका था। साधारण तलवारें और ब्लेड उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, फिर भी एक अर्जित 9वें दर्जे का साधक उसे इस हालत में कैसे पहुंचा सकता था? यूफैंग इसे समझ नहीं पाया। यूफैंग, एक सह शिष्य होते हुए भी तुम इतना जोरदार प्रहार कैसे कर सकते हो? इसी समय ऊंचे मंच पर पत्थर की कुर्सी पर बैठे हुए आनंदित द्वितीय दर्जे के वरिष्ठ भाई नीचे तैरते हुए आए। उनका पहले से शांत भाव भी कुछ गुस्से में बदल गया। वरिष्ठ भाई, मैं। यूफैंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह सचमुच इस समय खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उस तरह का दर्द अगर किसी ने खुद अनुभव न किया हो तो अकल्पनीय था। हम और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी सजा भुगतने के लिए आंतरिक संप्रदाय अनुशासन कक्ष में वापस जाओ। ली चुजुन ने उसे डांटा। उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। एक आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ भाई होने के नाते एक बाहरी संप्रदाय के कनिष्ठ भाई पर इतना जोरदार प्रहार करना। अभी अभी जो हथेली का वार हुआ, उसे तो एक अर्जित क्षेत्र का कनिष्ठ भाई भी नहीं झेल सकता। लगता है इस बाहरी संप्रदाय के कनिष्ठ भाई की जान शायद बचाई नहीं जा सकती। ली चुजुन ने आह भरी, फिर यूफैंग की तरफ नहीं देखा, बल्कि जल्दी से लिनफैंग के पास आ गया।
वरिष्ठ भाई, कृपया कनिष्ठ भाई लिन को बचा लीजिए, यिन मोचेन ने विनती की। यिन मोचेन, हालांकि कनिष्ठ भाई लिन को ज्यादा समय से नहीं जानता था, लिन फैंग के साथ उसका गहरा रिश्ता था। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने कनिष्ठ भाई लिन को प्रतियोगिता देखने के लिए नहीं कहा होता तो ये सब नहीं होता। ये सब मेरी गलती है। यिन मोचेन ने गहरे अफसोस के साथ खुद को दोषी ठहराया। मुझे देखने दो। लिन फैंग की हालत देखते हुए ली चुजुन के चेहरे पर गंभीरता थी। उसके शरीर में धधकती सच्ची क्यूई उमड़ पड़ी, उसके डेंटियन और मेरिडियन पूरी तरह से नष्ट हो गए और उसकी जीवन शक्ति टिमटिमा रही थी। उसे बचाना लगभग असंभव था। फफ! इसी क्षण लिन फैंग ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका पहले जैसा गुलाबी रंग अब राख जैसा हो गया था। वरिष्ठ भाई, लिन फैंग को अभी अभी एक सिस्टम सूचना मिली थी। डिंग! बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 30 मिलियन। डिंग! बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर रैंक जोड़ 1। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है अनुभव जोड़ 100,000। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है रैंक जोड़ 1। डिंग! बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है रैंक जोड़ 1। डिंग! जन्मजात 7वें रैंक यू फैंग को हराने के लिए बधाई। चरित्र अनुभव जोड़ 2,000,000। डिंग! बधाई हो, कैरेक्टर रैंक बढ़ गई है और अब अर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। डिंग! सिस्टम 24 घंटे के लिए अपडेट होगा। होस्ट सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में जाएगा और पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। उल्टी गिनती 1 मिनट 59। छोटे भाई, मत बोलो। बड़े भाई ली तुम्हें बचा रहे हैं। यिन मोचेन ने छोटे भाई लिन को कमजोर होते देखा और घबरा गया। लिन फैंग के दिल में इस पल एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह भी अभी बहुत डर गया था। लिन फैंग को लगा था कि वह अपनी ही मूर्खता से मर जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जित से सहज अवस्था में कदम रखते ही सिस्टम उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित होने का मौका दे देगा। अपडेट के लिए बस 24 घंटे चाहिए थे। हालांकि अंतिम उल्टी गिनती के दौरान भी लिन फैंग थोड़ा नाटकीय होना चाहता था। जब वह ठीक होने के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में होगा तो वे निश्चित रूप से उसे मरा हुआ समझेंगे और उसे दफना देंगे। फिर वह संप्रदाय छोड़ सकेगा, आराम से बाहर राक्षसों से लड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जब भविष्य में वह अद्भुत हो जाएगा तो वह उन्हें सरप्राइज देने वापस आएगा, जो कि बिल्कुल सही बात होगी। वरिष्ठ भाई, इसे भूल जाए। मैं अपनी हालत समझता हूँ। वरिष्ठ भाई, अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, लिन फैंग ने कहा। कनिष्ठ भाई, बोलिए। यिन मोचेन ने कनिष्ठ भाई लिन के अंतिम शब्द सुनकर अपने मन के दुख को दबा लिया। लिन फैंग ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया, अपनी कमर से स्टोरेज पाउच निकाला और फिर उसमें से 2 लंबी तलवारें निकालीं। वरिष्ठ भाई यिन, ये वो निम्न श्रेणी की लंबी तलवारें हैं जिन्हें बनाने का मैंने वरिष्ठ भाई नी के लिए वादा किया था, और यह वाली कृपया उस नवदीक्षित कनिष्ठ भाई को दे दीजिए जिसका मैं ऋणी हूँ। और यह स्टोरेज पाउच, इसे रखना मेरे लिए बेकार है, इसलिए मैं इसे आपको दे देता हूँ वरिष्ठ भाई। अगर भविष्य में आपको मेरी याद आए तो आप बस इस स्टोरेज पाउच को देख लीजिए। लिन फैंग की सांसें कमजोर होती जा रही थीं, मानो वह जल्द ही मर जाएगा। छोटे भाई, बड़े भाई, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आप पर एक बार पहले भी हमला किया था, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? लिन फैंग ने कमजोर आवाज में पूछा। नहीं छोटे भाई, जब तक आप जिंदा रहेंगे बड़े भाई आपको बिना किसी शिकायत के भविष्य में उन पर हमला करने देंगे, यिन मोचेन ने सच्चे दिल से कहा। तो बड़े भाई, क्या मैं आप पर एक बार और हमला कर सकता हूँ? मुझे उस एहसास की बहुत याद आती है। लिन फैंग ने बेजान आंखों से यिन मोचेन को देखा। लिन फैंग के दिल में मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह अभी भी मांस है। ठीक है छोटे भाई, आइए। बड़े भाई तैयार हैं। यिन मोचेन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। लिन फैंग ने यिन मोचेन को देखा और मन मंद मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। बड़े भाई, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। डिंग! उल्टी गिनती खत्म हो गई। सस्पेंडेड एनिमेशन में प्रवेश कर रहा हूँ। इस समय लिन फैंग की जीवन शक्ति समाप्त हो गई और उसमें आभा का नामो निशान तक नहीं बचा था। कनिष्ठ भाई, यिन मोचेन ने पुकारा। आह! ली चुजुन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वह उसे वापस जिंदा नहीं कर सका। जब तक संप्रदाय गुरु कोई सर्वोच्च गुप्त तकनीक का इस्तेमाल न करे, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब उसने जो कुछ भी कहा, बहुत देर हो चुकी थी। वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था।